पुस्तक 8, अध्याय 21, कई वर्षों के बाद पुनः मुलाकात। साथी ताओवादी म्यू नॉर्टसन। दूसरे युद्धपोत पर सिद्ध निराकार ने हाथ मिलाए, फिर हंसते हुए कहा, ओह, साथी ताओवादी जी निंग भी यहाँ हैं। यहाँ जंगली दलदल में हमारा मिलन सचमुच एक कर्मफल है। रेनड्रैगन गार्ड शिविर में लौटने के बाद हमारा मिलन जरूर अच्छा होगा। स्वाभाविक रूप से। साथी ताओवादी निराकार, साथी ताओवादी ईस्टडॉन। निंग ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप कितने शांत दिख रहे हैं। ये देखते हुए मुझे लगता है कि आपने पहले ही पर्याप्त वानसियांग राक्षस लाशें प्राप्त कर ली होंगी। आराम से। उनके सामने वाले युद्धपोत पर सवार 2 वानशियांग सिद्ध एक दूसरे को घूर रहे थे। ताओवादी ईस्टडॉन खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। साथी ताओवादी जी निंग, आपको क्या लग रहा है कि हम आराम से हैं? अभी कुछ देर पहले तो हम लगभग मर ही गए थे। हम बस थोड़ा आराम कर रहे हैं और फिर वानशियांग राक्षसों का शिकार करने निकलेंगे। आखिरकार समय सीमा 3 महीने की है। हमारे पास थोड़ा समय है। ओह, तुमने भी पर्याप्त संग्रह नहीं किया? निंग हैरान हुआ। क्या? ताओवादी ईस्टडॉन सचमुच हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों ने भी अभी तक पर्याप्त संग्रह नहीं किया है? हालांकि नॉर्टसन इस बात से हैरान था कि निंग ने ऐसा क्यों कहा। फिर भी उसने सिर हिलाकर समर्थन में कहा, ठीक है, अभी नहीं। निंग ने आह भरी। दरअसल इस बार हम एक एजियो स्काईस्नैक को लगभग मार ही चुके थे। बस वह एजियो स्काईस्नैक बहुत फिसलन भरी थी। वह बच निकलने में कामयाब रही। नीला आकाश सांप। क्या तुमने भी एक नीला आकाश सांप देखा? ताओवादी ईस्टडॉन चौंक गया। निंग ने तुरंत उसकी ओर हैरान होकर देखा। ताओवादी ईस्टडॉन ने जल्दी से कहा, हम भी उससे मिले, कुल मिलाकर 2 बार। यह नीला आकाश सांप सचमुच चालाक और फिसलन भरा है। उसे मारना आसान नहीं होगा। तुम उससे कहाँ मिले थे? निंग ने पूछा। ताओवादी ईस्टडॉन ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। पहली बार उत्तर में, यहाँ से लगभग 2 लाख किलोमीटर दूर। 3 दिन पहले हम उससे फिर मिले, यहाँ से लगभग 1 लाख किलोमीटर उत्तर पूर्व में, माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र में। निंग ने सिर हिलाया और आह भरी। हम सचमुच कर्मों से जुड़े हुए हैं। हम दोनों का सामना नीला आकाश सांप से हुआ था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह वही था या नहीं। खैर, हम दोनों भाइयों को वानशियांग राक्षसों की तलाश जारी रखनी है, इसलिए हम देर नहीं करेंगे। एक बार जब हम शिविर में वापस आ जाएंगे तो हम फिर मिल सकते हैं। ठीक है। ताओवादी फॉर्मेलस और ताओवादी ईस्टडॉन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जल्द ही दोनों युद्धपोत अलग हो गए। अपने जहाज पर सवार ताओवादी निराकार हंसा। ये तो बड़ा संयोग था। उनका सामना नीला आकाश सांप से भी हुआ। मुझे सच में चिंता थी कि उस ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत में वानशियांग के और भी सिद्ध छिपे होंगे, जो घात लगाने की तैयारी में होंगे, ताओवादी ईस्टडॉन ने कहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि श्वेत श्याम कॉलेज के अनुयायी वाकई अलग हैं। वे काफी स्वाभिमानी हैं और वे ऐसा करने की हद तक नहीं गिरेंगे। ठीक है, आखिरकार ये ब्लैक व्हाइट कॉलेज ही है। ताओवादी निराकार ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। दरअसल वे इस पूरे समय सतर्क रहे थे। हालांकि नीला आकाश सांप के बारे में बातचीत का उन पर कोई असर नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ड्रैगन के सिर वाले युद्धपोत पर हम माउंट डेमोलोड्स क्षेत्र जा रहे हैं। नॉर्टसन ने निंग की ओर हैरानी से देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हम माउंट डेमोलोड्स क्यों जा रहे हैं? अपने वतन में मैंने एक बार जियांटियन स्तर के एक अजूर स्काईस्नैक राक्षस से कई बार युद्ध किया था। इतनी बार लड़ने के बाद हम दोनों में दोस्ती का एक जरिया बन गया। निंग ने आह भरी। बस उसके बाद वह शायद स्वेलो माउंटेन क्षेत्र छोड़कर अनजान जगहों की ओर चला गया होगा। अब जब मैंने यहाँ एक अजूर स्काईस्नैक के दिखने के बारे में सुना है, तो मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या यह वही है जिसे मैं जानता था। ओह, नॉर्टसन अब समझ गया। नीला आसमानी सांप देव जानवर हैं और बहुत ही दुर्लभ देव जानवर। ये देखते हुए कि वे कितने दुर्लभ हैं, हो सकता है कि यह वही हो जो आपको अपने देश में मिला हो सकता है ऐसा न भी हो, निंग ने कहा। लेकिन चूंकि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, तो क्यों न हम वहां जाकर देख लें। नॉर्टसन ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने तुरंत ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत को उत्तर की ओर उड़ने के लिए नियंत्रित किया। फिर होंठ भींचकर कहा, आओ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मुझे अपने और उस एजियो स्काईस्नैक के बारे में कहानी सुनाओ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। निंग ने कई साल पहले की वह कहानी धीरे धीरे सुनानी शुरू की। माउंट डेमोनलोड्स, यह एक ऐसा पर्वत था जो आसपास के क्षेत्र के दसियों किलोमीटर तक फैला हुआ था और जिसका आकार खिले हुए कमल के फूल जैसा था। माना जाता है कि यह चोटी बेहद रहस्यमयी थी। जो भी इसके अंदर जाता था वह बाहर नहीं निकल पाता था। कम से कम इस क्षेत्र के राक्षस तो माउंट डेमोनलोड्स में घुसने की हिम्मत ही नहीं करते थे। माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र ने बहुत बड़ा क्षेत्र घेर रखा था। चूंकि इस स्थान का प्राकृतिक तात्विक आभामंडल असाधारण रूप से सघन और पोषक था, इसने कई राक्षसों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस क्षेत्र की विभिन्न पर्वत चोटियों पर निवास किया। ये ढेर सारे राक्षसों, ढेर सारी तात्विक ऊर्जा और ढेर सारे खजानों का घर था। स्वाभाविक रूप से नीला आकाश सांप भी इस जगह को अपना घर बनाने के लिए तैयार था। माउंट डेमोलोड्स क्षेत्र के एक उजाड़ हिस्से में एक के बाद एक विशाल संरचना ध्वज कई स्थानों पर दिखाई देने लगे, जो 100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर कर रहे थे। अच्छा नहीं, एक छोटा सा नीला सांप हवा में लटका हुआ इधर उधर घूर रहा था। उसकी पूंछ चमकी और वह एक रोशनी की किरण में बदल गई, जो भागना चाहती थी। नीला आसमानी सांप, अब भी क्या तुम भागने की कोशिश करना चाहते हो? यह आवाज बिजली की तरह गूंजी। दूर से एक दल के झंडे के सामने एक 10 मीटर लंबा नीला चमड़ी वाला आदमी प्रकट हुआ था।
इस हृष्ट-पुष्ट आदमी की आंखें गहरे हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक स्वर्ग कंपायमान आभा थी। एजियो स्काईस्नैक, आत्मसमर्पण करो और खुद को पकड़वा दो। संघर्ष करना बंद करो। यदि आप विरोध करेंगे तो आप और भी अधिक दयनीय मौत मरेंगे। एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगीं। हर ध्वज संरचना के स्थान पर आकृतियां प्रकट होने लगीं। उन सभी की राक्षसी आभा आकाश को भर रही थी। एक आकर्षक सफेद बालों वाली महिला, एक बेहद क्रूर काला राक्षस, एक लंबा दुबला पतला दुष्ट सा दिखने वाला आदमी। 10 से ज्यादा वांशियांग राक्षस प्रकट हुए थे। छोटे नीले सांप ने अपनी निगाहों से आसपास के इलाके को देखा और फिर उसका शरीर धुंधला हो गया और फिर मानिक होंठों वाली, हाथी दांतों वाली, नीले वस्त्र पहने एक युवती में बदल गया। चेहरे पर चिंता के भाव लिए उसने जल्दी से कहा, तुम्हें ड्रैगनवेल का राजा होना चाहिए। मैं सचमुच हूँ। 10 मीटर लंबे नीले रंग की त्वचा वाले उस आदमी की आवाज बिजली की तरह गूंजी। ये राक्षस ड्रैगनवेल माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध था। यह एक ऐसा राक्षस था जिसने एक फेंट और बॉडी रिफाइनर के रूप में प्रशिक्षण लिया था और जिसके पास एक दिव्य क्षमता भी थी। दर्जनों वांशियांग राक्षस उसकी सेवा करते थे। कोई भी मानव अमर साधक इतना मूर्ख नहीं होगा कि इस ड्रैगनवेल के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास करे। मैं नहीं जानती कि मेरे जैसे विनम्र राक्षस ने आपको कैसे नाराज कर दिया, महाराज, कि आप मेरे साथ इतने विस्मयकारी तरीके से पेश आए। नीले वस्त्र पहने युवती ने घबराते हुए कहा, कल ही तो तुमने मेरे जीवन भर के दोस्त को मार डाला। ड्रैगनवेल राक्षस की आंखें एक बेहद तेज रोशनी से चमक उठीं। नीले वस्त्र पहने युवती स्तब्ध रह गई। ठीक है, वह जिफू स्तर का पैंथर सिर वाला राक्षस मेरा आजीवन दोस्त था। ड्रैगनवेल राक्षस की आंखों में एक क्रूर, जानलेवा इरादे भरे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे जब हम दोनों साधारण छोटे राक्षस थे। अनगिनत साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हारे हाथों में पड़ जाएगा। मैं नीले वस्त्र पहने युवती ने घबराते हुए कहा, मैंने नहीं। छल कपट बंद करो, ड्रैगनवेल ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने मेरे जीवन भर के दोस्त को मार डाला। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि इतनी पीड़ा में होना क्या होता है कि तुम मरना चाहते हो। सब लोग उसे जिंदा पकड़ लो। मैं उसे की सीलिंग जंजीरों से बांध दूंगा। फिर 10 या 100 साल तक उसे बेरहमी से यातनाएं दूंगा। सिर्फ इसी तरह मैं अपनी नफरत जाहिर कर पाऊंगा। अच्छे से, बड़े भाई, बिल्कुल चिंता मत करो। ये हमारे लिए छोड़ दें। 10 से अधिक वांशियांग राक्षसों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। तुम मुझे मारना चाहते हो? अपने सपनों में। नीले वस्त्र पहने वह युवती, जिसके चेहरे पर अभी भी घबराहट थी, अचानक गुस्से से दहाड़ उठी। एक तेज आवाज के साथ वह फिर से एक छोटे नीले सांप में बदल गई और फिर तुरंत तेज गति से भाग गई। भाग रही हो? ड्रैगनवेल भावशून्य होकर देखती रही। 10 से ज्यादा वांशियांग राक्षस उसे घेरकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये ड्रैगनवेल सचमुच कपटी है। इसने इस क्षेत्र में एक स्पेसलॉक संरचना बना ली है जिससे मैं पलकें झपका नहीं सकता। छोटे नीले सांप ने खुद को कोसा। लगता है इस बार मैं सचमुच खतरे में हूँ। गौल पर्वत के जंगली दलदल वाकई एक खतरनाक जगह है। मेरे वरिष्ठ साथी शिष्यों ने सच कहा था। हालांकि उसने खुद को एक अमर राक्षस की शिक्षिका बना लिया था, लेकिन उस अमर राक्षस ने कई राक्षसों को स्वीकार किया। वस्तुतः किसी भी राक्षस को अस्वीकार नहीं किया जाता था। हालांकि उसे एक नीला आकाश सांप तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अगर साहसिक यात्रा के दौरान बाहरी दुनिया में उस पर हमला होता या उसे मार दिया जाता तो कोई भी उसकी ओर से मदद करने के लिए आगे नहीं आता। राक्षसों के बीच जीवन मनुष्यों के बीच जीवन से कहीं अधिक क्रूर और निर्दयी था। यह एजियो स्काईस्नैक वास्तव में फिसलन भरा है। हालांकि वह पलक झपकाना बंद नहीं कर सकती, फिर भी उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज है। डायर आइस, वो असल में डायर आइस को पोषण दे रही थी। सब लोग सावधान रहें। भागते समय जब कोई भी वांशियांग राक्षस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता तो वह छोटा नीला सांप तुरंत भयंकर बर्फ उगल देता। वांशियांग ताओवादियों के लिए भयंकर बर्फ दैवीय क्षमताओं से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। ये बेहद शक्तिशाली सहायक तकनीकें थीं। कमजोर विरोधियों के खिलाफ ये भयंकर बर्फ उन्हें ठंड से जमने तक की क्षमता रखती थी। यहाँ तक कि मजबूत विरोधियों के खिलाफ भी डायर आइस की अतुलनीय ठंड उन्हें कड़ाके की ठंड से प्रभावित कर देगी। उनकी गति नाटकीय रूप से कम हो जाएगी और उनकी शक्ति भी कम हो जाएगी। यह ज्यादा देर तक बर्फ नहीं छोड़ पाएगा। जल्द ही इसके शरीर में कुछ भी नहीं बचेगा। ड्रैगनवेल दूर से देख रही थी। जैसा कि कहावत है, दर्शक चीजों को सबसे ज्यादा स्पष्टता से देखते हैं। आपको बस उस क्षेत्र को छोटा करते रहना है जहां वह भाग सकती है। इससे उसकी मौत पक्की हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? इतने सारे राक्षसों के संयुक्त हमलों से पीड़ित नीला आकाश सांप को उन पर प्रहार करने और उन्हें धीमा करने के लिए भयंकर बर्फ का सहारा लेना पड़ा, साथ ही बार बार उनसे बचने के लिए अपनी सहज चपलता और गति का भी। हालांकि स्पष्ट रूप से 10 से ज्यादा राक्षसों के संयुक्त हमलों के कारण वह क्षेत्र जहां वह भाग सकती थी तेजी से सिकुड़ रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे निश्चित रूप से जिंदा पकड़ लिया जाएगा। धमाका! छोटे नीले सांप की पूंछ बिजली की तरह तेजी से फड़की और एक विशाल सफेद लोमड़ी के तीखे पंजों से टकराई। टक्कर से दोनों पीछे की ओर गिर पड़े। छोटे नीले सांप की पूंछ एक बार फिर फड़की, जिससे वह एकांत चाप में जाकर दूसरी दिशा में भाग गया। अभी भी भाग रहे हो? विशाल सफेद लोमड़ी की तिरछी नजरें उपहास से भरी थीं। तुम बच नहीं पाओगे। धमाका! बूम! धमाका! नीला आकाश सांप को इन राक्षसों से कई वार करने पड़े। एक देव जानवर होने के नाते नीला आकाश सांप के पास अद्भुत हथियार थे और आमने सामने की लड़ाई में वह उनका सामना कर सकती थी।
हालांकि दुश्मनों में 10 से ज्यादा वांशियांग राक्षस शामिल थे, जिनमें से कई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे, और एक ड्रैगनवेल राक्षस भी था जो अभी तक शामिल नहीं हुआ था। वह ताकत में उससे कहीं ज्यादा था। लगता है इस बार मैं सचमुच मर जाऊंगी। नीला आकाश सांप के मन में अचानक यह विचार आया। आज शायद वह सचमुच बच नहीं पाएगी। उसने दूर खड़ी ड्रैगनवेल की ओर देखा, जो अभी भी उसे ठंडी निगाहों से घूर रही थी। उसने दांत पीस लिए। मैं खुद को जिंदा ले जाने देने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। अगर मैं मर भी गई तो मैं अपनी कब्र को भरने के लिए उनमें से कुछ को अपने साथ ले जाऊंगी। मारना। नीला आकाश नाग पागल हो गया। माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र के ऊपर बादलों में एक ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। निंग इस क्षेत्र में लगभग आधा महीना बिता चुका था, लेकिन उसे अभी तक एजियो स्काईस्नैक का पता नहीं चल पाया था। माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसे देखते हुए यहाँ एजियो स्काईस्नैक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हो सकता है कि यह बहुत पहले ही इस क्षेत्र से चला गया हो, नॉर्टसन ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। शायद सचमुच चला गया हो। अरे! अचानक निंग ने भौहें चढ़ाईं और नीचे की ओर देखा। एक लहर। नॉर्टसन ने भी इसे महसूस किया। जब वांशियांग के राक्षस आपस में लड़ते थे तो उनके द्वारा उत्पन्न की गई तात्विक की लहरें बेहद तेज होती थीं। निंग इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। चलो देखते हैं, निंग ने कहा। ठीक है। नॉर्टसन ने तुरंत युद्धपोत को तेजी से पास आने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे पास आते गए, लहरें और तेज होती गईं। ठीक वहीं, नॉर्टसन ने धुंधले कोहरे के बीच नीचे की ओर इशारा किया। धुंध के पार वे देख सकते थे कि जंगल में एक भीषण युद्ध चल रहा था और उस युद्ध की आभा आसमान की ओर उठ रही थी। निंग ने नीचे देखा। ये तो वांशियांग स्तर के राक्षस होंगे। मैं देखूंगा। एक विचार के साथ निंग ने अपनी दिव्य इंद्रिय को उस क्षेत्र को कवर करने के लिए भेजा जो उस उजाड़ जंगल में चल रही लड़ाई की ओर बढ़ रहा था। पुस्तक 8, अध्याय 22, लिल स्नेकी सांप। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? कैसा है? म्यू नॉर्टसन जी निंग के बगल में खड़ा था। निंग की दिव्य अनुभूति ने निचले हिस्से को घेर लिया। वह स्वाभाविक रूप से उस छोटे नीले सांप को पूरी स्पष्टता से देख पा रहा था जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस छोटे नीले सांप की आंखों में क्रोधित, हताश, निराशा भरी नजर। उसे देखते ही निंग को तुरंत यकीन हो गया। यही तो है, हर सांप के रूप रंग में, शल्कों के पैटर्न, रंग रूप, आंखों में कई जगहों पर सूक्ष्म अंतर थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे, हालांकि सभी इंसानों की 2 आंखें, एक नाक और एक मुंह होता है, फिर भी कुछ सूक्ष्म अंतरों के कारण हर व्यक्ति अनोखा और दूसरों से अलग होता है। लेकिन वो संरचना के झंडे। निंग की दिव्य इंद्रिय ने पाया कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन में संरचना के झंडे लगे हुए थे। निंग को अब संरचना बनाने में काफी कुशल माना जा सकता था। ये सीलिंग संरचनाएं हैं। इनका इस्तेमाल जगह को बंद करने के लिए किया जाना चाहिए। ये वांशियांग राक्षस वास्तव में एक जलरोधी योजना बनाते हैं। भले ही एजियो स्काईस्नैक उनके हमलों से बच निकलता है, लेकिन संरचना के झंडे एक विशाल सीलिंग संरचना भी बना सकते हैं जो इसे बाहर निकलने से रोकती है। निंग के दिमाग में बिजली की गति से विचार कौंध रहे थे। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग ने मन ही मन कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। नॉर्टसन ने निंग की ओर देखा। वह नीला आकाशीय सांप जो हमारे नीचे है, वही है जिसकी मुझे तलाश है। मैं उसे बचाने की योजना बना रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? निंग ने पूछा। क्या आपको पूछना जरूरी है? नॉर्टसन हंसा। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, निंग ने कहा। चलो उस भव्य सीलिंग संरचना में घुसते हैं, वरना एक बार जब ये सक्रिय हो जाएगा तो इसके स्पेसलॉक फंक्शन के कारण हम लेसर टेलीपोर्टेशन दाव सील के साथ भी अंदर नहीं जा पाएंगे। नॉर्टसन ने भी सिर हिलाया। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत अचानक से उड़ गया और उसका रंग भी बदल गया, आसमान के रंग जैसा, और फिर वह प्रकाश की एक धुंधली रेखा में बदल गया जो सीधे जंगल में चल रहे युद्ध की ओर बढ़ रही थी। धमाका। एक सुनहरी धातु की छड़ सीधे एजियो स्काईस्नैक के शरीर पर आकर गिरी। एजियो स्काईस्नैक उससे दूर लुढ़क गया, लेकिन साथ ही उसने मुंह में जैड हरा खून उगल दिया। इस बार मैं सचमुच यहीं मरने जा रहा हूँ। मैं सचमुच स्वेलो माउंटेन वापस जाना चाहता हूँ। यह विचार अचानक छोटे नीले सांप के मन में कौंधा, लेकिन फिर ये प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो सफेद बालों वाली लोमड़ी की ओर झपटी और बर्फ की एक तेज लहर सीधे सफेद बालों वाली लोमड़ी की ओर भेज दी। चले जाओ। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। ड्रैगनवेल राक्षस, जो इस पूरे समय बिना किसी हस्तक्षेप के बस देख रहा था, अचानक दूर की ओर देखने लगा और एक जोरदार गर्जना की, और फिर एक विचार के साथ चारों दिशाओं में लगे हुए सभी ध्वज झंडे एकाएक चमक उठे। कहीं से एक विशाल चमकता हुआ अवरोध प्रकट हुआ जिसने 100 किलोमीटर तक के इस क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। हालांकि एक बहुत ही छोटा ड्रैगन सिर वाला युद्धपोत पहले ही बंद क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अरे! छोटे नीले सांप ने भी दूर से उड़ते हुए युद्धपोत और अचानक प्रकट होती विशाल सीलिंग संरचना को देखकर बगल से देखा। कौन घुस आया मुझे जिंदा पकड़ने के लिए? इस ड्रैगनवेल ने वाकई बड़ी तैयारी की है। इन संरचनाओं के झंडों ने इस क्षेत्र को सचमुच सील कर दिया है। अगर मैं इन राक्षसों को भी गिरा दूं तो भी मैं बच नहीं पाऊंगा। एक मानव अमर साधक, एक मानव। वांशियांग के सभी राक्षसों ने उस युद्धपोत को देखा जो आक्रमण कर रहा था। अब तक वह गायब हो चुका था और उसमें से 2 मानव युवक उड़कर बाहर आ रहे थे। हालांकि वे युवा लग रहे थे, फिर भी इन राक्षसों ने अपनी सावधानी कम नहीं की। अमर साधक जितना युवा दिखाई देता था, उतनी ही सावधानी बरतने की जरूरत होती थी। कुशान, उन्हें रोको।
ड्रैगनवेल ने अपने अधीन सबसे दुर्जेय जीवन रक्षक तकनीकों वाले वानजियांग राक्षसों में से एक को बाहर जाने का आदेश दिया। ठीक है। झुककर कवच से ढका एक बदसूरत आदमी आगे बढ़ा। उसके कदमों से धरती हिलने लगी क्योंकि वह निंग और नॉर्थसन की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही निंग आगे की ओर उड़ रहा था, उसने मन ही मन कहीं से भी 720 उड़ती हुई तलवारें बुला लीं, जिनमें से मुख्य थीं नॉर्थरिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन की 9 पृथ्वी श्रेणी की उड़ती हुई तलवारें। उसी समय उसके शरीर के भीतर जिफू क्षेत्र के सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत तारे बाहरी दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होने लगे। गड़गड़ाहट, आसपास का आसमान अचानक चमकते तारों के समुद्र में बदल गया, जिसके भीतर एक चमकीला सूरज और एक चांद था। यह एक वांशियांग सिद्ध का प्रकटीकरण था। जी निंग की छाती के सामने एक जैद सफेद प्रकाश की तलवार पहले ही प्रकट हो चुकी थी। जब निंग ने नॉर्थरिवर झोउ और अन्य लोगों के संयुक्त हमलों का सामना किया था, तो उसने 2 शीर्ष वांजियांग सिद्धों के हमलों से एक साथ निपटने के लिए छोटे 1000 तलवारों की संरचना के 9वें स्तर का उपयोग करने का साहस किया था। अब जबकि उसकी मौलिक की भी शुरुआती वांजियांग अवस्था तक पहुंच गई थी और छोटे 1000 तलवारों की संरचना के मूल में 9 यांग तलवार संरचना की जगह नॉर्थरिवर तलवार संरचना आ गई थी, तो ये कहा जा सकता था कि निंग आज जिस तलवार संरचना का उपयोग कर रहा था, वह नॉर्थरिवर झोउ के दल के सभी 6 सदस्यों को हरा सकती थी। जल्दी भागो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। निंग बिजली की गति से आगे की ओर उड़ी और ऊंची आवाज में चिल्लाई, छोटे मानव बच्चे, तुम सचमुच अपनी जीभ हिलाना जानते हो। बदसूरत आदमी की कर्कश आवाज गूंजी जब उसने 2 सुनहरी धातु की छड़ें उठाईं और एक छाया में तब्दील होकर सीधे निंग की ओर बढ़ा। निंग ने सिर हिलाया, तुमने अपनी मौत खुद ढूंढी, जाओ। एक विचार के साथ निंग ने अपनी छाती के सामने पड़ी जैद सफेद प्रकाश की तलवार को तुरंत एक विशाल जलज्वाला चक्की में बदल दिया, जो हवा की तरह तेजी से घूमकर उस बदसूरत आदमी की ओर बढ़ रही थी। अपने वांजियांग प्रकटीकरण के सहारे ये तलवार और भी अप्रत्याशित हो गई। रोकना होगा। बदसूरत आदमी बुरी तरह डर गया। इस इंसानी बच्चे की उड़ती तलवार कितनी तेज थी। डबल ब्लॉक। बदसूरत आदमी ने अपनी 2 धातु की छड़ें घुमाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कौशल के मामले में वह राक्षस निंग का मुकाबला कैसे कर सकता था, जो पहले ही अमर तलवार के रास्ते पर चल पड़ा था। नॉर्थरिवर झोउ जैसा कोई भी इस बदसूरत राक्षस को पूरी तरह से दबा सकता था। आज की जी निंग तो क्या ही कहूँ, ये बदसूरत राक्षस सिर्फ अपनी जान बचाने में ही माहिर था। क्रंच। तलवार की रोशनी 2 सुनहरी धातु की छड़ों की सुरक्षा को भेदती हुई सीधे उस बदसूरत आदमी के शरीर पर जा गिरी। एक कटने की आवाज के साथ उसका शरीर तुरंत 2 टुकड़ों में बट गया। उस बदसूरत आदमी का शरीर 2 टुकड़ों में कटते ही तुरंत धुंध में घुल गया, फिर एक विशाल काले कवच वाले कछुए का रूप ले लिया। वह जल्दी से दूर चला गया। ये दृश्य देखकर बाकी वांशियांग राक्षस भी स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि ड्रैगनवेल, जो इस पूरे समय युद्ध से अलग खड़ा था, उन 2 मानव युवकों की ओर देखते ही भौंचक्का हो गया। ड्रैगनवेल ने अपना हाथ हिलाया और कहा, रुको। अन्य वांशियांग राक्षस तुरंत रुक गए और पीछे की ओर बढ़ने लगे। बड़े भाई, लगता है वो दोनों इंसानी नौजवान काफी ताकतवर हैं। वो थोड़ा लंबा वाला तो अपने दूसरे भाई कुशान को भी आधा काट डालने में कामयाब रहा। आधे में कटा हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि मैं इंसानी रूप में था, इसलिए वह मुझे आसानी से आधा काट पाया। मेरे असली रूप में वह मुझे कैसे काट सकता था? विशाल काले कवच वाला कछुआ चिढ़कर झपट्टा मारता हुआ उड़कर आया। तुम तो एक भी तलवार नहीं रोक सके। तुम सचमुच बेकार हो। एक लंबे दुबले पतले राक्षस ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? काले कवच वाला कछुआ गुस्से से बोला। तुम सब अपना मुंह बंद करो। ड्रैगनवेल ने अपनी नजरों से उन्हें घूरा और 10 से ज्यादा वांशियांग राक्षसों की अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब दूर खड़े जी निंग और म्यू नॉर्थसन की ओर देखने लगे, जो उनकी ओर उड़ रहे थे। ड्रैगनवेल ने स्पष्ट स्वर में कहा, मानव, बेहतर होगा कि तुम हम राक्षसों के मामलों में दखल न दो। बेहतर होगा कि तुम तुरंत चले जाओ। मैं भव्य सीलिंग संरचना को मुक्त कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम नहीं गए तो। ड्रैगनवेल राक्षस की आंखों में हरी रोशनी काफी कपटी लग रही थी। निंग और नॉर्थसन ने बस राक्षसों पर एक नजर डाली, फिर अपनी नजरें उस घिसे पिटे छोटे नीले सांप की ओर घुमाईं। छोटे नीले सांप का शरीर फटा हुआ था, लेकिन वह तेजी से ठीक हो रहा था। उसने भी उन 2 इंसानों की तरफ देखा जिन्होंने उसे कुछ देर के लिए इस मुसीबत से बचाया था। ऐसा करते ही वह एकदम से स्तब्ध रह गई। वह फर पहने युवक, उसका रूप ये जी कबीले के उस अभिमानी युवक के समान था, जिसने ईस्टमाउंट मार्श में उसे अनगिनत बार युद्ध करने के लिए चुनौती दी थी। छोटा सांप। निंग ने उस दूर कुछ स्तब्ध नीले सांप की ओर देखा। वह जोर से हंसने लगा। क्या अब तुम मुझे पहचान नहीं रहे? छोटा सांप। छोटा नीला सांप स्तब्ध रह गया। वह उपनाम कितना जाना पहचाना था। उस जमाने में जी कुल का वह घमंडी युवक उसे इसी तरह पुकारता था। ये वास्तव में तुम हो? छोटा नीला सांप तुरंत चौंक कर चिल्लाया, तुम जी कबीले के घमंडी बच्चे हो? निंग हंसी। सुनो, मेरा नाम जी निंग है। एक झटके में छोटा नीला सांप निंग की ओर बढ़ा। वह मानव रूप में भी बदल गया, एक नीला वस्त्रधारी युवती में। उसका चेहरा कुछ राख सा था, लेकिन नीला वस्त्रधारी युवती ने निंग को गौर से देखा, मानो वह निंग के चेहरे के रोम छिद्रों का भी ध्यान से निरीक्षण करना चाहती हो। पूरी तरह से अचंभित होकर उसने कहा, क्या तुम सच में जी वंश के वो बच्चे हो? तुम्हें आयनवुड जान ने नहीं मारा? मैंने आयनवुड जान को मार डाला। निंग ने एक दबी हुई मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसानी रूप में तुम औरत का रूप धारण कर लोगे। नीले वस्त्र पहने युवती ने उसे घूर कर देखा, मैं शुरू से ही एक स्त्री थी।
उन्हें मिले हुए कई साल हो गए थे। एक तो सिर्फ हाउटियन स्तर का था, जबकि दूसरा एक साधारण जियांटियन राक्षस था। उस समय वे कई बार लड़ चुके थे, लेकिन अब जब वे एक दूसरे को देखते थे तो उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब, बहुत परिचित महसूस होता था। शायद ये किसी अनजान जगह पर किसी जाने पहचाने चेहरे से मिलने का असर था। इससे स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे के और भी करीब महसूस करते थे। तुम दोनों, दूर खड़े ड्रैगनवेल ने भौहें चढ़ाईं। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह मानव युवक नीला आकाश सांप से परिचित लग रहा है। उसने तुरंत भौंकते हुए कहा, एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ताना व्यवहार करना बंद करो। यह मेरा क्षेत्र है और तुम इस समय उस विशाल संरचना के भीतर हो जिसे मैं नियंत्रित कर रहा हूँ। नीले वस्त्रधारी युवती की पहले वाली खुशी तुरंत गायब हो गई। उसने जल्दी से पास खड़े निंग को मन ही मन संदेश भेजा, जीवंश के बच्चे, ऐसा लगता है कि अब तुम काफी शक्तिशाली हो गए हो। हालांकि यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम उस वांशियांग राक्षस के मानव रूप पर विजय प्राप्त कर पाए, तुम राक्षसों के उस समूह को भी हरा सकते हो। वहाँ 16 वांशियांग राक्षस मौजूद हैं, और जब वे अपने असली रूप में होंगे तो उनकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। और वह ड्रैगनवेल अकेले ही बाकी सभी राक्षसों को मिलाकर भी उससे ज्यादा शक्तिशाली है। यह न सिर्फ एक ड्रैगनवेल है जिसमें अद्भुत प्रतिभा और अतुलनीय शक्ति है, बल्कि यह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में भी प्रशिक्षित है, और इसमें एक दिव्य क्षमता है। इसकी शक्ति अद्भुत है। निंग चौंका, एक दुष्टात्मा शरीर शोधक जिसके पास दिव्य क्षमता है, ये ड्रैगनवेल राक्षस मांग डेमोनलोड्स क्षेत्र का नेता है। नीले वस्त्रधारी युवती ने संदेश भेजा। उसके नियंत्रण में 10 वांशियांग राक्षस हैं। इस बार मुझ पर हमला करने के लिए वह उनमें से केवल 15 ही लाया है। वह बहुत पहले ही एक दुष्टदेव शरीर शोधक के रूप में वांशियांग स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है। उसकी दिव्य क्षमता और जन्मजात प्रतिभा के साथ तुम उसे दुश्मन के रूप में नहीं हरा सकते। जल्दी करो और भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो, दूर खड़ी ड्रैगनवेल ने शांति से चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला विकल्प है कि तुम तुरंत चले जाओ, तुम दोनों जीवित रह पाओगे। दूसरा विकल्प है कि तुम दोनों यहीं मर जाओ। नॉर्टसन वहां खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और काफी शांत दिख रहे थे। निंग भी इसी तरह निश्चिंत था। जी वंश के बच्चे, बेवकूफ मत बनो, जल्दी करो और चले जाओ। अगर तुम ऐसा करने को तैयार हो तो भविष्य में मेरा बदला लेना। नीले वस्त्रधारी युवती ने उसे संदेश भेजा। मैं किंग मरने से पहले तुम्हें देख पाऊं, यही काफी है। ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग मुझ पर निर्दयी नहीं था। निंग ने दूर खड़े ड्रैगनवेल और उसके बगल में खड़े 15 अन्य राक्षसों की ओर देखा। उनकी आभाएं आकाश की ओर उठ रही थीं। निंग ने स्पष्ट स्वर में कहा, ड्रैगनवेल, मैं तुम्हें भी 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प ये है कि मैं इस छोटे से सर्प को लेकर चला जाऊं और तुम जीवित रह सकोगे। दूसरा विकल्प ये है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा और फिर इस छोटे से सर्प को ले जाऊंगा। पुस्तक 8 अध्याय 23 तलवार से मारे गए राक्षस। नीले वस्त्र पहने युवती हैरान होकर पास खड़ी जी निंग की ओर देखने लगी। इस जी निंग ने सचमुच ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कैसे की? ये शब्द बहुत प्रभावशाली थे। दूर खड़े वांशियांग राक्षस भी चौंक गए। तभी एक वांशियांग राक्षस गुस्से से चिल्लाया, आदमी बदमाश, हम सबको मार डालेगा? सिर्फ तू ही, तुम मरना चाह रहे हो। तुम्हारे जैसा छोटा सा मानव बदमाश इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे मार डालो। वांशियांग के सभी राक्षस क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। पास में ही मौजूद ड्रैगनवेल ने अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत ही बाकी सभी राक्षस चुप हो गए। ड्रैगनवेल ने इस मानव युवक को गंभीरता से देखा। निंग का शांत रूप देखकर वह हैरान रह गया। इस मानव युवक में ऐसी कौन सी योग्यताएं थीं कि वह इतने आत्मविश्वास से काम करने की हिम्मत कर रहा था? लेकिन अभी वांशियांग प्रकटीकरण ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि यह युवक वास्तव में केवल एक वांशियांग सिद्ध था। ड्रैगनवेल राक्षस के मन में कई विचार कौंधे। अंत में उसने गुर्राती आवाज में कहा, मैं तुम्हें जीने का आखिरी मौका देता हूँ। यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अपनी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा को देखते हुए निंग के चंद शब्दों से वह कैसे डर सकता था? हा, निंग हंसने लगा। उसने पास खड़े म्यू नॉर्टसन की ओर देखा। छोटे प्रशिक्षु भाई, बताओ, क्या वे अपने लिए मौत का रास्ता ढूंढ रहे हैं या नहीं? वे सचमुच अपने लिए मौत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नॉर्टसन भी हंसा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई क्या कर सकता है। उसकी सोलशेखर कला एक आदिम ताओवादी के बराबर थी और नॉर्थ रिवर झोउ के समूह के उन 6 कुलीन वांशियांग सिद्धों में से अधिकांश भी इसी के कारण मारे गए थे, जबकि उनके पास उनके वरिष्ठों द्वारा दिए गए सुरक्षात्मक खजाने थे। अगर वे खजाने न होते तो शायद वे सभी मर जाते। ये वांशियांग राक्षस, ज्यादा से ज्यादा निंग उन पर थोड़ा ज्यादा समय बिताएगा। जल्दी करो और निकल जाओ। सीधे मौत के रास्ते पर मत जाओ। निंग की 729 उड़ती हुई तलवारें उसके चारों ओर मंडरा रही थीं, जिससे उसके सामने एक जेड सफेद प्रकाश की तलवार बन गई। निंग ने अपनी उंगली बढ़ाकर जेड सफेद तलवार पर हल्के से थपथपाया। इससे एक स्पष्ट बजने जैसी आवाज निकली। यह जेड सफेद प्रकाश की तलवार इतनी सघन हो गई थी कि मानो एक असली उड़ती हुई तलवार हो। निंग ने शांति से कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैं नरसंहार शुरू कर दूंगा। दूर खड़े ड्रैगनवेल राक्षस की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी गहरी हरी आंखों की रोशनी काफी तेज हो गई। उसकी क्रूर आभा आकाश में छाने लगी और उसने गर्ज कर आदेश दिया, अपने सभी उपलब्ध तरीकों का पूरी ताकत से इस्तेमाल करो और इन दोनों इंसानों को मार डालो। हम इन शब्दों का इंतजार कर रहे थे। बड़े भाई, इसे हम पर छोड़ दो। चल दर, उसे मार डालो। एक के बाद एक वांशियांग राक्षस तुरंत अपने असली रूप में बदल गए।
वे पक्षी थे, खुर वाले जानवर थे, जलीय जानवर थे। उनकी जेड जैसी आंखें थीं, 3 आंखें थीं। संक्षेप में वे सभी प्रकार के विचित्र जीव थे। अपने असली रूप में बदलने के बाद उन सभी से स्वर्ग भरने वाली राक्षसी आभा निकली और फिर भयंकर चीखों के साथ वे निंग और नॉर्थसन की ओर झपटे। यह नजारा देखकर निंग के पास खड़ी नीले वस्त्रधारी युवती को गहरा सदमा लगा। उसने पास खड़ी निंग की ओर देखा और जल्दी से कहा, क्या तुम उन्हें सिर्फ झांसा दे रहे हो या तुम सचमुच इतने काबिल हो? 9 साल पहले तो तुम जियांटियन स्तर के भी नहीं थे, अभी तो सिर्फ 9 साल ही हुए हैं। ये सब वानजियांग के राक्षस हैं। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो जल्दी करो और भाग जाओ। छोटा सांप। निंग ने अपने होंठ भींचकर मुस्कुराया। तुम बस देखते रहो और देखते रहो। निंग ने अपने सामने रखी जेड सफेद तलवार को हल्के से हिलाया। उसकी स्पष्ट बजने वाली आवाज सुनकर वह मुस्कुरा उठा। ये मिट्टी से बने पक्षी और ईंटों से बने खिलौने के कुत्ते हैं। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, चलो करते हैं। स्विश। उसके सामने पड़ी जेड सफेद तलवार तुरंत एक चमचमाती जलज्वाला चक्की में बदल गई। हवा की तरह तेज गति से चलती हुई वह चीखती हुई आगे बढ़ी। बहुत बढ़िया। नॉर्थसन के हाथों से काली रोशनी की 2 किरणें निकलीं, जो हवा में 2 विशाल काले सांपों में बदल गईं, जो चीखते हुए उड़ गए। निंग की आंखों में एक भयंकर चमक दौड़ गई। उसकी चेतना के सागर में विराजमान उसकी दिव्य आत्मा के सामने स्थित सोलशेखर सील अचानक नाटकीय रूप से चमक उठी। सोलशेखर सील से दिव्य इच्छा शक्ति का एक विशाल भंडार उमड़ पड़ा। निंग के नियंत्रण में ये हर दिशा में बाहर की ओर फैल गया। दिव्य इच्छा शक्ति की प्रचंड मटमैली लहरें गरज उठीं और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज दिव्य इच्छा शक्ति की लहरों से टकरा गई। दिव्य इच्छा अविश्वसनीय गति से चल रही थी, उड़ती तलवारों और संरचनाओं से भी तेज। तलवार की रोशनी आने से पहले ही निंग की दिव्य इच्छा की तरंगें उन 15 वांशियांग राक्षसों की आत्माओं से टकरा चुकी थीं। धमाका। 15 वांशियांग राक्षस असीम आत्मविश्वास और हत्या के इरादे से भरे हुए थे, लेकिन अचानक दिव्य इच्छा की अदृश्य निराकार लहर ने उन पर प्रहार किया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माओं को लोहे के हथौड़े से बुरी तरह कुचल दिया गया हो। ये कैसे हो सकता है? यद्यपि उनके मन में भय उत्पन्न हो गया था, तथापि वे सभी स्तब्ध हो गए। छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना कि 9वें स्तर की तलवार की रोशनी अतुलनीय रूप से कोमल और चिकनी थी। आगे बढ़ते हुए वह हवा की तरह उदास चीख रही थी और पहले सुनहरे बालों वाले वानर के शरीर को चीरती हुई सीधे आगे बढ़ रही थी। सुनहरे बालों वाले वानर ने जरा भी प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तलवार की रोशनी को आसानी से सिर से पूंछ तक चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर आगे की ओर चीखते हुए वह सफेद बालों वाली लोमड़ी की ओर बढ़ी, जो भी उसी तरह एक पल में 2 टुकड़ों में बट गई। मार डालो। दूसरी ओर नॉर्थसन के नियंत्रण में 2 काले जल सांपों ने भी अपने लक्ष्यों पर बेरहमी से हमला किया। एक सांप की पूंछ ने क्रूरता से वार किया, जिससे एक वांशियांग राक्षस का शरीर तुरंत क्षत विक्षत हो गया। दूसरे सांप की पूंछ ने दूसरे राक्षस के शरीर को कसकर जकड़ लिया और उसे चूर चूर कर दिया। तेज। ये बहुत तेज था। तलवार की रोशनी कितनी तेज थी, संरचनाओं की उड़ान कितनी तेज थी। दूर से ड्रैगनवेल राक्षस शांति से देख रहा था जब निंग और नॉर्थसन ने अपनी तलवार की रोशनी और संरचनाओं को छोड़ा था, और उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसे विश्वास था कि उसके अधीन 15 वांशियांग राक्षस निश्चित रूप से प्रतिरोध करने में सक्षम होंगे और उन्हें बढ़त भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है ये दोनों इंसान मेरे हस्तक्षेप के बिना ही मारे जाएंगे। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, उसने आश्चर्य से देखा कि निंग की तलवार की रोशनी और नॉर्थसन की संरचनाओं के सामने उसके 15 वांशियांग राक्षसों ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया, जिससे हमले उन पर ही हो गए। हाँ, ये राक्षस थे। हालांकि ये समझना जरूरी है कि अगर वे किसी भी तरह का बचाव नहीं कर रहे होते तो आदिम ताओवादी भी अपने शरीर का इस्तेमाल करके किसी अमर तलवारधारी की तलवार की रोशनी को रोकने की हिम्मत नहीं करते, भले ही वह अमर तलवारधारी केवल वांशियांग सिद्ध अवस्था में ही क्यों न हो। स्विश। तलवार की रोशनी नाची और संरचनाएं भी नाचीं। पलक झपकते ही तलवार की रोशनी ने लगातार 9 राक्षसों को मार डाला। बाकी सभी राक्षस एक ही बार में खत्म हो गए। केवल विशालकाय काले कवच वाले कछुए को 2 बार काटना पड़ा। पहला वार उसके कवच को नहीं तोड़ पाया। दूसरी बार निंग की तलवार की रोशनी शेफ डिंग बैल को तराश रहा है की तरह आगे बढ़ी। ये डिंग नाम के एक शेफ के बारे में एक चीनी मुहावरा है जो बिना किसी प्रयास के बैल को तराशने में सक्षम था। उसने सीवन और दरारों को भेदते हुए काले कवच वाले कछुए को मार डाला। बाकी 6 राक्षसों की बात करें तो नॉर्थसन की रचनाओं ने उन्हें चूर चूर कर दिया। पलक झपकते ही सभी 15 राक्षस मारे गए। नहीं, सफेद बालों वाली लोमड़ी 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद वास्तव में फिर से बन गई, फिर डर के मारे पीछे हट गई। एक दुष्टात्मा शरीर शोधक। निंग धीरे से हंसा। तुम बच नहीं पाओगे। दैवीय इच्छा की लहरें एक बार फिर सफेद बालों वाली लोमड़ी पर टूट पड़ी और भागती हुई लोमड़ी एक बार फिर स्तब्ध रह गई। तलवार की रोशनी एक बार फिर हवा में एक अतुलनीय रूप से सुंदर ढंग से उसकी ओर चमकी और उसे आसानी से चीरती हुई। उसी समय उसके बगल में एक सुंदर जलज्वाला कमल खिल उठा, जिसने उसे पूरी तरह से अपने भीतर घेर लिया। जल्द ही उसने सफेद बालों वाली लोमड़ी के मांस और रक्त को धूल में मिला दिया। जल्द ही मांस और रक्त में निहित दिव्य शक्ति समाप्त हो गई और लोमड़ी मृत से भी अधिक मृत हो गई। 15 वांशियांग राक्षस अब मर चुके थे। वांशियांग के राक्षसों को मारना वांशियांग के सिद्धों को मारने से कहीं ज्यादा आसान है। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया।
उनमें से किसी के पास भी वरिष्ठों द्वारा दिया गया कोई भी सुरक्षा संपत्ति वाला खजाना नहीं था। संपूर्ण चुप्पी, पूरा जंगल शांत हो गया था। निंग और नॉर्टसन निश्चिंत भाव से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पास में खड़ी नीले वस्त्र पहनी युवती पूरी तरह से स्तब्ध थी। 15 वांशियांग राक्षस, सभी अत्यंत शक्तिशाली और मध्य, अंतिम या यहाँ तक कि वांशियांग के चरम स्तर पर। ऐसा क्यों है कि जीवंश के इस बालक के सामने आने पर उनमें से किसी ने भी जरा भी प्रतिरोध नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप वे तुरंत मारे गए? क्योंकि निंग की दिव्य इच्छा ने उसे दरकिनार कर दिया था, इसलिए उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि निंग ने इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया था। अभी तो सिर्फ 9 साल ही हुए हैं। नीले वस्त्र पहने युवती ने निंग की ओर देखा, कुछ हतप्रभ सी। मैं एक नीला आकाश सांप हूँ। मैं कई जगहों पर गई हूँ और बार बार सौभाग्य का अनुभव किया है, और यहाँ तक कि एक अमर राक्षस की शिष्या भी रही हूँ। इसी तरह मैं वांशियांग स्तर तक पहुँच पाई। ये कैसे हुआ कि जीवंश का ये बालक वांशियांग राक्षसों को मुर्गे की तरह आसानी से मार सकता था? वह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता था? जब दोनों ने ईस्टमाउंट मार्श में अनगिनत बार युद्ध किया था, तो उनकी शक्ति हमेशा लगभग बराबर रही थी। एजियो स्काईस्नैक को पूरा विश्वास था कि उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था। दूर खड़ा ड्रैगनवेल राक्षस स्तब्ध और बेहद क्रोधित था। हालांकि तुरंत बाद वह शांत हो गया। उसने दूर खड़े निंग और नॉर्टसन को घूरा, फिर धीमी आवाज में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो। तुम्हारे पास वास्तव में एक दिव्य इच्छा शक्ति है, और तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली दिव्य आत्मा है। दिव्य इच्छा शक्ति का उपयोग करके तुम वास्तव में 15 वांशियांग राक्षसों को प्रभावित करने में सक्षम थे। निंग हंसा। श्वेत श्याम महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही उसकी आत्मा दिव्य भाव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब जबकि 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका था, उसने दाव की अपनी समझ बढ़ा ली थी। उसका तलवार हृदय तीक्ष्ण हो गया था, और पिछले 3 सालों में उसने हर दिन नुवा पेंटिंग का दर्शन किया था और इससे मिलने वाले आत्म सुधार लाभों का आनंद लिया था। अब तक निंग की आत्मा आदिम दाववादियों के बीच भी शक्तिशाली मानी जाती थी। 15 वांशियांग राक्षसों को एक साथ प्रभावित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन 15 वांशियांग राक्षसों ने उस पर जो दबाव डाला था, वह नॉर्थ रिवर झोल के समूह के उन 6 वांशियांग सिद्धों द्वारा लाए गए दबाव से भी कम था। हालांकि ये ड्रैगनवेल राक्षस निंग को उससे निपटने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, और अपनी भागने की क्षमता पर भी पूरा भरोसा था। हालांकि निंग को उसे हराने या मारने में पूरी तरह से विश्वास नहीं था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और एक दिव्य क्षमता वाला फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर था। उसे मारना निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से कठिन होगा। जल्दी करो और निकल जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। निंग ने ड्रैगनवेल राक्षस की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला। ड्रैगनवेल की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। लगातार 15 राक्षसों को इतने खौफनाक अंदाज में मारने के बाद निंग के शब्दों का उस पर वाकई एक भयावह असर हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन राक्षसों को मारकर मुझे डरा सकते हो? ड्रैगनवेल ने भारी आवाज में कहा। मैं डार्कनॉर्थ सागर में पैदा हुआ था और कई जगहों पर भटक चुका हूँ। फिर मैं इस क्षेत्र में आया, फिर गौल पर्वतों के जंगली दलदलों में पहुंचा। मैं 10,000 सालों से इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए हुए हूँ, और मैंने कई मौकों पर आदिम ताओवादियों से भी युद्ध किया है। तुम एक तुच्छ वांशियांग सिद्ध मुझे डराना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। निंग दूर तक देखता रहा। तो फिर शब्दों की बर्बादी बंद करो, अपनी मौत को स्वीकार करो। मौत को स्वीकार करो। ड्रैगनवेल राक्षस जोरदार हंसी से दहाड़ने लगा। उसकी हंसी बिजली की तरह गूंज रही थी, जिसकी गूंज 100 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। धमाका! अचानक वह गायब हो गया। उसका शरीर धुंध में घुल गया, फिर हवा में ही एक विशाल विचित्र जानवर में बदल गया। इस विचित्र जानवर का सिर ड्रैगन का था, लेकिन शरीर वेल का। ड्रैगन की मूंछें 300 मीटर से ज्यादा लंबी थीं, और पूरी ड्रैगनवेल के शरीर की लंबाई 3000 मीटर से भी ज्यादा थी। और फिर उसके शरीर से निकलने वाली हरी रोशनी की चमक अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई, और उसका शरीर धीरे धीरे बढ़कर 10,000 मीटर के आकार का हो गया। 10,000 मीटर लंबी यह विशालकाय ड्रैगनवेल वहां हवा में मंडरा रही थी, आसमान को पूरी तरह से ढक रही थी और नीचे की जमीन को अंधेरे में डुबो रही थी। उसकी विशाल अंतहीन क्रूर आभा उस इलाके के हर हिस्से में भर गई थी, जिससे दिल दहल उठता था। निंग, नॉर्टसन और नीले वस्त्र वाली महिला सभी ने अपने सिर उठाए और उसकी ओर देखने लगे। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। नॉर्टसन ने घूर कर देखा। जी वंश के बच्चे, क्या तुम सचमुच इसे संभाल सकते हो? नीले वस्त्र पहने महिला का चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद हो गया। निंग ने दूर तक देखा। छोटा सांप, तुम बस देखो और देखो। पुस्तक 8, अध्याय 24। जी निंग अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट करता है। अचानक जी निंग ने भौहें चढ़ाईं। मेरे जिफू क्षेत्र में डार्कनॉर्थ तलवारें क्यों कांप रही हैं? उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय को अपने जिफू क्षेत्र की विस्तृत जांच करने के लिए भेजा। उसके जिफू क्षेत्र में कई जादुई खजाने मंडरा रहे थे, और उनमें 3 डार्कनॉर्थ तलवारें भी थीं। उसकी दिव्य इंद्रिय की जांच से तुरंत पता चला कि रक्त लाल, घातक ऊर्जा और धूसर बुरी ऊर्जा की धारियां बाहरी दुनिया से आ रही थीं, जो लगातार डार्कनॉर्थ तलवारों की ओर बह रही थीं और उनमें समा रही थीं। डार्कनॉर्थ की तलवारें रक्त निर्माण के दैत्य देव अनुष्ठानों से गुजरी थीं। वे दुष्ट, भयावह आभा को अवशोषित करते हुए इतने प्रसन्न थे कि कांपने लगे थे। लगता है इस बार मैंने सचमुच बहुत सारे वांशियांग राक्षसों को मार डाला। उनसे निकलने वाली दुष्ट, भयावह ऊर्जाएं भी बहुत प्रबल थीं। पिछली बार जब मैंने उन 2 वांशियांग सिद्धों को मारा था, तब जो दुष्ट, भयावह ऊर्जाएं उत्पन्न हुई थीं, वे कहीं भी उतनी प्रबल नहीं थीं। निंग ने मन ही मन सोचा।
केवल जब कोई व्यक्तिगत रूप से राक्षसों को मारता था तभी उनसे निकलने वाली दुष्ट भयावह आभाएं उसके चारों ओर घूमती थीं और फिर डार्कनॉर्थ तलवारों द्वारा अवशोषित कर ली जाती थीं। अगर उसके पास उन्हें अवशोषित करने के लिए डार्कनॉर्थ तलवारें न होतीं तो दुष्ट भयावह आभाएं लगातार उसके चारों ओर घूमती रहतीं। जैसे जैसे समय बीतता गया वे धीरे धीरे फीकी पड़ती गईं, लेकिन अंत में कुछ अवशेष पीछे रह जाते। हालांकि निंग के पास आभा को अवशोषित करने के लिए डार्कनॉर्थ तलवारें थीं, फिर भी कुछ भयावह और बुरी आभाएं बची हुई थीं। यही कारण था कि अनगिनत हत्याएं करने वालों से भी एक अतुलनीय, चौंकाने वाली भयावह आभा निकलती थी। 10,000 मीटर लंबी विशालकाय ड्रैगनवेल ने अपने विशाल शरीर से आसमान को ढक लिया था। वह हवा में लटकी हुई थी, नीचे की ओर देख रही थी। उसकी चमकती हरी आंखों में एक ठंडी नजर थी। उसकी आवाज एक बार फिर गरज की तरह गूंजी, मानव, मृत्यु को स्वीकार करो। निंग ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में तलवार की रोशनी चमक रही थी। निंग की आवाज भी ठंडी हो गई। धमाक! उसकी दिव्य इच्छा शक्ति उसके सोलशेखर सील से फूट पड़ी, फट गई और लहरों की एक विनाशकारी श्रृंखला के रूप में ऊपर की ओर बह निकली और तुरंत ही विशाल ड्रैगनवेल की आत्मा से टकरा गई। हालांकि ड्रैगनवेल ने खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी उसकी आत्मा कांप रही थी। यहाँ तक कि उसका विशाल हवा में तैरता शरीर भी एक पल के लिए अचानक नीचे की ओर झुक गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से स्थिर हो गया। अरे! निंग हैरान थी। उसने तो बस एक पल में ही झटक दिया। धमाक! निंग ने फिर से इच्छा की और उसकी दिव्य इच्छा एक बार फिर प्रकट हुई। हवा में तैरती ड्रैगनवेल एक बार फिर निंग की दिव्य इच्छा से टकराए, लेकिन उसकी आंखों में केवल क्रूरता भरी थी। स्पष्ट रूप से वह पूरी तरह से सचेत थी। कितनी शक्तिशाली दिव्य इच्छा तकनीक है। ड्रैगनवेल ने नीचे की ओर देखा, उसकी आवाज गड़गड़ा रही थी। मानव, आपकी दिव्य इच्छा तकनीक किसी आदिम ताओवादी के बराबर है। हालांकि मैं असाधारण प्रतिभा वाला एक देव जानवर हूँ और 10,000 से भी ज्यादा वर्षों से जीवित हूँ। अनगिनत वर्षों के अनुभव ने मेरे ताऊ हृदय को कठोर और मेरी आत्मा को मजबूत किया है। यह मत सोचिए कि आप सिर्फ अपनी दिव्य इच्छा तकनीक से मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। निंग भी मन ही मन हैरान था। ये ड्रैगनवेल वाकई असाधारण थी। निंग के दिव्य इच्छा आघात के बाद भी वह जागती रही। फिर भी निंग को इसकी कुछ हद तक उम्मीद थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस ड्रैगनवेल ने आदिम दाववादियों के खिलाफ लड़ने का दावा किया था। जो कोई आदिम दाववादियों के खिलाफ लड़ सकता था, वह आमतौर पर उनके दैवीय हमलों से बचाव कर सकता था। उदाहरण के लिए निंग का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ब्लडशैडो एक दैवीय क्षमता वाला फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर और 2 पंजों वाला रेन ड्रैगन गार्ड था। उन्होंने सभी तकनीकों में सबसे कष्टदायक, अविनाशी रक्तछाया शरीर का प्रशिक्षण लिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि रक्तछाया का दाव हृदय कितना दृढ़ था कि वह इस तकनीक का इतने उच्च स्तर तक प्रशिक्षण ले पाया, और इसी वजह से रक्तछाया को आदिम दाववादियों के दैवीय आक्रमणों से डरने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा इससे पहले जब निंग ने स्नोड्रैगन माउंटेन के डोंगवन से निपटा था तो डोंगवन निंग के सामने से भागने में सफल रहा था, क्योंकि वह मुश्किल से होश में रह पाया था। आखिरकार आदिम दाववादी शक्ति में वांशियांक सिद्धों से बस एक स्तर ऊपर थे। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली थे। अगर वे अपनी दिव्य इच्छा शक्ति के बल पर वास्तव में अद्वितीय कुलीन वांशियांक सिद्धों के विरुद्ध प्रभुत्व स्थापित करना चाहते तो ये पर्याप्त नहीं होता। इस ड्रैगनवेल जैसे वांशियांग राक्षसों के पास स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली दाव हृदय थे। हा, इतना घमंड मत करो, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी दिव्य इच्छा तकनीक प्राप्त कर पाए। निंग चिल्लाया, अब मेरी तलवार ले लो। आसपास के इलाके में उड़ती हुई 700 से ज्यादा तलवारें तुरंत रोशनी बिखेरने लगीं। निंग की छाती के सामने एक जैद सफेद रंग की रोशनी वाली तलवार तुरंत प्रकट हुई, मानो अनगिनत बाधाओं को चीरती हुई और अतुलनीय कठिनाई से आगे बढ़ती हुई वह धीरे धीरे ऊपर उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन यह एक गलतफहमी थी, क्योंकि असल में वह बेहद तेज थी। 3 पैर वाली तलवार का दूसरा रुख अनेक थी स्थौन। हवा में उड़ती ड्रैगनवेल ने ठंडी सांस ली। उसकी 2 बेहद लंबी ड्रैगन मूंछें तुरंत और भी नीचे आ गईं और निंग की हमलावर तलवार की रोशनी को उलझाने लगीं। जैद सफेद तलवार इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। हवा में यह एक बेदाग चाप में वार करती हुई उन 2 ड्रैगन मूंछों के उलझे हुए वारों से आसानी से बचती हुई सीधे ड्रैगनवेल के सिर की ओर जा गिरी। कितनी तेज तलवार, कितनी डरावनी तलवार! ड्रैगनवेल मन ही मन हैरान था। उसकी ड्रैगन मूंछें एक अंतर्निहित जादुई खजाना थीं, जिनका इस्तेमाल विरोधियों को जकड़ने और उनसे बचाव के लिए किया जाता था। वे प्रतिद्वंद्वी की तलवार को छू भी नहीं पाते थे। क्या टकराना! ड्रैगनवेल ने गुस्से से दहाड़ लगाए। उसके ड्रैकोनिक सिर के नथुनों से अचानक भयंकर बर्फ की 2 धाराएं निकलीं, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। भयंकर बर्फ तुरंत निंग की तलवार की रोशनी की किरण की ओर बह गई। तलवार की रोशनी किसी भूत की तरह घूम रही थी। हवा में वह एक बार फिर एक विशाल एकाकी चाप में घूम रही थी, किसी तरह भयंकर बर्फ से बचकर सीधे ड्रैगनवेल के विशाल सिर की ओर बढ़ रही थी। झटका! ये बहुत तेज था। ड्रैगनवेल समय पर बच नहीं पाया। तलवार की रोशनी सीधे उसके सिर में जा लगी। ये तलवार का वार प्रारंभिक अवस्था वाली वांशियांग ऊर्जा से भरा था, जो छोटे 1000 तलवारों के समूह के 9वें स्तर से निर्मित थी और निंग की सबसे शक्तिशाली तलवार कला के अनुसार किया गया था। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल! इसने कवच की एक के बाद एक परतों को भेद दिया, लेकिन ड्रैगनवेल का विशाल शरीर कुछ ज्यादा ही विशाल था। इसका पूरा शरीर किसी जादुई खजाने जैसा था। 30 मीटर की गहराई तक चीरने के बाद जैद सफेद तलवार की रोशनी आखिरकार गायब हो गई। क्या बकवास है!
निंग ने खुद को कोसा। इसका कवच वाकई इतना मोटा है। समझना होगा कि ड्रैगनवेल का शरीर 10,000 मीटर लंबा था और ड्रैकोनिक सिर भी सैकड़ों मीटर लंबा था। सिर्फ 30 मीटर में छुरा घोंपना, ये तो उसकी त्वचा में छुरा घोंपने के अलावा और कुछ नहीं था। नादान इंसान, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें मुझ पर वार करने दूं तो भी तुम मुझे कुछ नहीं पहुंचा पाओगे। तुम्हारी वो तलवार की रोशनी, मुझे तो बस गुदगुदी हो रही है। ड्रैगनवेल तुरंत जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी 100 किलोमीटर दूर तक गूंज उठी। निंग आखिरकार समझ रहा था कि दिव्य क्षमता वाले एक शीर्ष वांशियांक देव जानवर से निपटना कितना मुश्किल था। उसका शरीर ही इतना शक्तिशाली था, कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक आदिम दाववादी का सामना करते हुए भी बच गया। बस गुदगुदी हो रही है। पास खड़े नॉर्थसन का चेहरा भी बदल गया था। बड़े प्रशिक्षु भाई की सोलशेखर कला बेकार थी और उसकी तलवार रचना भी बस गुदगुदी ही कर पा रही थी। यह वांशियांग राक्षस वाकई भयानक है। जी वंश के बच्चे, अगर तुम उसे हरा नहीं पाए तो हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। अगर ज्यादा समय बीत गया तो हम बच नहीं पाएंगे। नीले वस्त्र पहने युवती ने घबराहट में संदेश भेजा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या हमें भाग जाना चाहिए? नॉर्थसन ने निंग को भी मानसिक संदेश भेजा। निंग ने दोनों को एक एक नजर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने साफ आवाज में कहा, ड्रैगनवेल, मैं अभी तुम्हारे साथ खेल रहा था। खेल रहे हो? ड्रैगनवेल की विशाल झील जितनी बड़ी आंखें नीचे की ओर घूर रही थीं। अगर तुम्हारे पास कुछ और है तो मुझे दिखाओ, वरना तुम्हें फिर कभी ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। कितनी अज्ञानता है, तुम तो कुएं में बैठे मेढक हो, आसमान को घूर रहे हो। निंग के हाथों में 2 डाकनॉर्थ तलवारें दिखाई दी। ओह! ड्रैगनवेल ने तलवार लिए मानव युवक को घूरा, मानो कुछ ऐसा देख रहा हो जो बिल्कुल अकल्पनीय हो। क्या ये हो सकता है कि तुम सचमुच मुझसे नजदीकी लड़ाई का सपना देख रहे हो? हा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? मानव बालक, अगर तुम तुरंत भाग गए तो तुम्हारी दिव्य इच्छाशक्ति के कारण मुझे तुम्हें पकड़ पाने का भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे पास आकर मुझसे युद्ध करोगे तो तुम सचमुच अपनी जान गंवा दोगे। एक शक्तिशाली फेंट गॉड जैसे शरीर वाले राक्षस के रूप में ड्रैगनवेल स्वाभाविक रूप से निकट युद्ध में सबसे कुशल था। जी वंश के बच्चे, यह एक शीर्ष वांशियांग राक्षस है जिसका शरीर फेंट गॉड जैसा है और जिसमें दिव्य क्षमताएं हैं, और यह एक ड्रैगनवेल है। नीले वस्त्र पहने युवती चौंक गई। इसी क्षण निंग आगे की ओर उछला, आकाश में ऊंचा उठा और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और तुरंत हजारों मीटर आगे बढ़कर अपने ऊपर ड्रैगनवेल की ओर दौड़ पड़ा। आकाश की ओर दौड़ते हुए निंग की आंखें ठंडक से भर गईं। उसने डाकनॉर्थ की 2 तलवारें उठाईं और हवा में उड़ते हुए उसका शरीर लाल रंग की रोशनी से ढक गया। उसका शरीर तेजी से आकार में बढ़ रहा था। वह वास्तव में 10 मीटर ऊंचे एक विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गया। यह एक विशाल जीनिंग था, एक दैत्य का शरीर। स्वर्गीय परिवर्तन, नीले वस्त्रधारी युवती ने चौंक कर कहा, फिर जल्दी से नॉर्थसन को एक मानसिक संदेश भेजा जिसका चेहरा भी चिंता से भरा था। जी वंश का ये बालक ड्रैगनवेल से सीधा मुकाबला करने वाला है। क्या उसके पास कोई मौका है? मुझे नहीं पता, नॉर्थसन ने आसमान की ओर घूरते हुए जवाब दिया। हालांकि मैंने सुना है कि अतीत में ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लेने से पहले मेरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अपने नजदीकी युद्ध कौशल के दम पर मशहूर हो गया था। मैंने सुना है कि वह नजदीकी युद्ध में सबसे कुशल है और बहुत दुर्जेय है, लेकिन मैंने उसे कभी भी नजदीकी युद्ध में लड़ते नहीं देखा। वह निकट युद्ध में सबसे कुशल है। नीले वस्त्रधारी युवती ने अब कोई और प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि आकाश में हो रहा युद्ध उसे अतुलनीय रूप से परेशान कर रहा था। जब निंग स्वर्ग में उड़ रहा था और स्वर्गीय परिवर्तन तकनीक का अभ्यास कर रहा था तो आकाश में ड्रैगनवेल की 2 ड्रैगन मूंछें एक बार फिर उसकी ओर झपटी, उसे उलझाने की कोशिश में। इसके अलावा ड्रैगनवेल ने एक बार फिर गुस्से से भरी घुरघुराहट की। गड़गड़ाहट, उसके नथुनों से भयंकर बर्फ की 2 धारियां निकलीं जो फैलकर हवा को जमाकर निंग की ओर बढ़ीं। तलवार प्रकाश चकमा देने में सक्षम था, लेकिन यद्यपि निंग के पास विंडविंग एवेशन तकनीक थी, फिर भी वह गति के मामले में तलवार प्रकाश के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। वह बच नहीं सका, फिर वह उसे काट डालेगा। तोड़ो! निंग ने अपने हाथों में डाकनॉर्थ तलवारें जोर से घुमाईं और 3 पैरों वाली तलवार मैनिफोल्ड थीस थॉर्न्स का दूसरा रुख अपनाया। जहां उसकी तलवारें चमकती थीं, वहां भयंकर बर्फ की परतें फट जाती थीं और यहां तक कि उसे उलझाने की कोशिश कर रहे ड्रैगन मूंछें भी फटकर उड़ जाती थीं। निंग की गति कम हो गई, लेकिन वह ड्रैगनवेल के सिर तक पहुंच चुका था। मर जाओ! ड्रैगनवेल का विशाल शरीर अचानक मुड़ गया और उसकी विशाल पूंछ निंग की ओर एक झटके से बढ़ी, जिससे पृथ्वी ढक गई और आकाश अवरुद्ध हो गया। लेकिन निंग सीधे ड्रैगनवेल की विशाल पूंछ पर चढ़ गया और अपनी विंडविंग इवेजन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सीधे ड्रैगनवेल के सिर की ओर झपटा। दिव्य क्षमता, स्वर्गीय परिवर्तन ने निंग की गति को शुरुआत में ही नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। अब विंडविंग इवेजन के साथ निंग आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला और तेज हो गया था। फिर भी इस ड्रैगनवेल का विशाल राक्षसी शरीर अभी भी 10,000 मीटर लंबा था। युद्ध में दुश्मनों के उसके शरीर पर चढ़ने की उसे आदत थी और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि इससे निपटने के उसके अपने तरीके थे। इसके अलावा सामान्य तौर पर कहें तो उसके ज्यादातर दुश्मन उसके कवच की पहली परत को भी नहीं भेद पाते थे। एक पल में निंग ड्रैगनवेल की पूंछ से उसके ड्रैकोनिक सिर पर पहुंच गया। मार डालो! निंग की आंखें युद्ध के लिए एक अतुलनीय क्रूर इरादे से फट गईं।
3 साल बाद वह आखिरकार एक बार फिर अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था, जो पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद से चली आ रही 10 सबसे भयानक दिव्य तकनीकों में से एक थी। स्टार सीजिंग हैंड। इस पल निंग को लगा जैसे उसका खून खौल रहा है, वह दहाड़ रहा है। बहुत समय हो गया था, बहुत लंबा समय। इतने लंबे समय से उसे कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था जो उसे सचमुच बेकाबू होकर लड़ने पर मजबूर कर सके। जब वह बहुत कमजोर था तब भी वह स्टार साइजिंग हैंड से एक ही वार में अडेप्ट शूली को मार गिराने में कामयाब रहा था। उसने इससे पहले कभी भी स्टार साइजिंग हैंड का इस्तेमाल दिल दहला देने वाली लड़ाई में नहीं किया था। तो फिर आओ। निंग की आभा ड्रैगन की तरह शानदार थी। अच्छा नहीं, ड्रैगनवेल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर मौजूद इस चींटी जैसे इंसान का आभामंडल अचानक फट गया हो और बेहद भयानक हो गया हो। उसे जबरदस्त खतरे का भी एहसास हुआ, जैसा कि उसे आमतौर पर सिर्फ आदिम दाववादियों का सामना करते समय ही महसूस होता था। जाओ। ड्रैगनवेल के शरीर से अचानक एक मोटी बर्फ की आभा निकली और बर्फ की विशाल मात्रा ने निंग को जमाने की बेतहाशा कोशिश की। टकराना। निंग की जुड़वां तलवारें तुरंत 2 तलवार नदियों में बदल गईं। एक अजेय अदम्य अंदाज में वे अवरुद्ध भयंकर बर्फ को ऐसे चीरती हुई निकल गईं मानो भयंकर बर्फ सड़ती हुई लकड़ी के अलावा कुछ और न हो, और फिर एक चटक आवाज के साथ सीधे ड्रैगनवेल के शरीर पर टूट पड़ी। निंग की तलवार की रोशनी के सामने ड्रैगनवेल का अतुलनीय रूप से मजबूत शरीर, जो एक जादुई खजाने के बराबर था, अंततः टूटने लगा। पुस्तक 8 अध्याय 25 एक सुझाव। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? मेरा राक्षसी शरीर उसके हमले को रोक ही नहीं पा रहा है। ड्रैगनवेल को महसूस हुआ कि चींटी जैसा दिखने वाला आदमी आसानी से उसके सिर में घुस रहा है। ड्रैगनवेल तुरंत घबरा गया। उसे बाहर निकालो। निंग ने ड्रैगनवेल के ड्रैकोनिक सिर में पल भर में 300 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक खुदाई कर ली थी। ठीक इसी समय हर तरफ से पानी जैसी हरी रोशनी की एक बाढ़ अचानक उसकी ओर उमड़ पड़ी। दिव्य शक्ति। निंग तुरंत समझ गया, ये ड्रैगनवेल की दिव्य शक्ति थी। एक राक्षस के शरीर के हर अंग में दिव्य शक्ति संचित होती है। इसी क्षण एक विचार मात्र से ड्रैगनवेल ने अपने सिर में समाहित दिव्य शक्ति की अपार मात्रा निंग की ओर प्रवाहित कर दी। यह अत्यंत क्रूर थी। दिव्य शक्ति की अनंत मात्रा बाहर निकली, जिससे निंग भी पीछे हट गया। इसमें वाकई इतनी दिव्य शक्ति है। अचानक निंग को समझ आ गया कि इस ड्रैगनवेल को मारने की उसकी संभावना शायद बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस विशाल शरीर में निहित दिव्य शक्ति की मात्रा उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा थी। इतने विशालकाय जीव को मारने के लिए उससे कहीं ज्यादा शक्ति होनी जरूरी थी, वरना उसे सिर्फ नुकसान ही पहुंच सकता था। तोड़ो। निंग स्टार सीजिंग हैंड करने के बाद अतुलनीय रूप से वीर था। वह दिव्य शक्ति के सैलाब जैसे पानी में से फट पड़ा और सीधे ड्रैगनवेल के सिर के कमजोर हिस्सों की ओर बढ़ा। गड़गड़ाहट। निंग जहां भी जाता, तलवार की रोशनी की वे 2 धारियां उसके साथ चलती, ड्रैगनवेल के सिर के अंदरूनी हिस्सों को बेतहाशा काटती और काटती रहती। सिर शरीर का सबसे केंद्रीय मुख्य अंग था। अगर किसी साधारण जियांटियन फेंटगॉड का सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता तो वह तुरंत नष्ट हो जाता। रक्त बूंद पुनर्जन्म स्तर जिफू स्तर पर पहुंचने पर हालांकि उनकी मृत्यु नहीं होती, वे अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते और केवल अपने शरीर को सुधारने और उसकी मरम्मत करने की एक सहज प्रवृत्ति महसूस करते। वांजियांग स्तर पर पहुंचने के बाद फेंटगॉड अपने शरीर पर नियंत्रण के बल पर आसानी से अपना रूप और आकार बदल सकते थे, लेकिन सिर क्षतिग्रस्त होने पर वे अपने शरीर पर नियंत्रण नाटकीय रूप से कमजोर पाते। हालांकि वे पूरी तरह से नियंत्रण नहीं खोते, वे केवल कुछ सरल तकनीकों में ही सक्षम होते। हालांकि आदिम स्तर पर पहुंचने के बाद वे अपने शरीर का एक हिस्सा अलग करके एक क्लोन भी बना सकते थे। जिफू स्तर पर राक्षस देवता रक्त बूंद पुनर्जन्म में सक्षम थे। वांशियांग स्तर पर वे अपना रूप और स्वरूप बदलने में सक्षम थे। आदिम स्तर पर वे क्लोन बनाने में सक्षम थे। शक्तिशाली शैतानों के लिए एक बाल को उखाड़ना और उससे एक क्लोन बनाना बहुत ही सरल था। ये बंदर राजा सन वुकोंग सन गोकू के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो जर्नी टू द वेस्ट में अपने बालों को अनगिनत क्लोनों में बदलने में सक्षम था, जो उसके दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। आदिम स्तर के दानव देवताओं के लिए सिर अब महत्वपूर्ण या विशेष नहीं रहा। हालांकि वांशियांग स्तर पर सिर अभी भी महत्वपूर्ण था। इस स्तर पर दिव्य आत्मा मुख्यतः चेतना के सागर में निवास करती थी। सिर क्षतिग्रस्त होने पर दिव्य आत्मा का शरीर पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाता था। गड़गड़ाहट। जैसे ही निंग की तलवार की रोशनी सिर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भेदती हुई आगे बढ़ी, ड्रैगनवेल का पूरा शरीर हवा में कांपने लगा और फिर जमीन की ओर गिरने लगा। गिरते समय ड्रैगनहेड का पूरा विशाल शरीर ऐंठ रहा था और ऐंठ रहा था। नॉर्थसन और नीले वस्त्रधारी युवती नीचे खड़े ये सब देख रहे थे, बेहद घबराए हुए। नीले वस्त्रधारी युवती ने ये देखकर अविश्वास भरी खुशी में नॉर्थसन से मन ही मन कहा, क्या ये सच है कि वह जीत गया है? तुम्हारा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सचमुच इतना दुर्जेय है कि वह ड्रैगनवेल को भी हरा सकता है? लगता तो यही है। नॉर्थसन भी देख रहा था, लेकिन ये ड्रैगनवेल एक दुष्ट देवता है, वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। नीले वस्त्र पहने महिला घबराई हुई देखती रही। ड्रैगनवेल के सिर के भीतर निंग ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार किया था। देखते ही देखते पूरे ड्रैगनवेल की प्रतिरोधक क्षमता नाटकीय रूप से कम होने लगी। निंग समझ गया कि उसके प्रतिद्वंद्वी का उसके शरीर पर नियंत्रण पहले ही बेहद कमजोर हो चुका था। बहुत बढ़िया। निंग की आंखें चमक उठीं।
जलज्वाला कमल। देखते ही देखते आसपास के क्षेत्र में एक के बाद एक विशाल जलज्वाला कमल खिलने लगे और ड्रैगनवेल के शरीर को घिसने और उस पर प्रहार करने लगे। ये जलज्वाला कमल कई दसियों मीटर लंबे थे और ड्रैगनवेल की छाती पर प्रकट हुए और उसके शरीर के अंगों को बेतहाशा घिसने लगे। लेकिन पीसो पीसो पीसो, यह आर पार नहीं जा पा रहा था। अरे निंग घूरा, वे आर पार नहीं जा पा रहे थे। छोटे छोटे छोटे। निंग ने जलज्वाला कमलों का आकार तुरंत छोटा करने की इच्छा की और ऐसा करते ही उनकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। 6 जलज्वाला कमल, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 30 मीटर था, एक बार फिर ड्रैगनवेल के शरीर से रगड़ने लगे। क्या अजीब है, निंग सचमुच दंग रह गया। मेरे जलज्वाला कमलों की शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन जब उनकी शक्ति बहुत ज्यादा फैल जाती है तो वे इसके शरीर को कुचल नहीं पाते। इसका मांस और मांसपेशियां तो बहुत ही सख्त हैं। 30 मीटर के व्यास पर निंग जलज्वाला कमलों को उनकी शक्ति के चरम पर बनाए रखने में सक्षम था। स्पष्ट रूप से केवल जब जलज्वाला कमल अपनी अधिकतम शक्ति पर होते तभी वे इस प्राणी को कुचलकर नुकसान पहुंचा पाते। हालांकि वे बस थोड़ा सा मांस ही पीस पाए। 10,000 मीटर लंबे शरीर को पीसने में कितना समय लगेगा? ज्यादातर संभावना यही है कि पीसने की गति ड्रैगनवेल की दिव्य शक्ति के प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होने की गति के बराबर भी नहीं होगी। बूम! ड्रैगनवेल का सिर अचानक फट गया और निंग भी एक तरफ फेंक दिया गया। क्या आदमी है, उसने तो अपना सिर ही उड़ा दिया। निंग विस्फोट से पीछे की ओर उड़ गया और ड्रैगनवेल की निर्णायकता देखकर दंग रह गया। हालांकि ड्रैगनवेल का अपने शरीर पर नियंत्रण बहुत कमजोर था, फिर भी वह कुछ आसान तकनीकें करने में सक्षम थी। अपने सिर का आत्मा विस्फोट ही सरलता थी। सिर पूरी तरह से फट गया था और ड्रैगनवेल का विशाल शरीर भी उड़ गया था। इस प्रक्रिया में ड्रैगनवेल का सिर एक बार फिर बड़ा हो गया। ड्रैगनवेल ने एक भयंकर चीख मारी। रा! इस आसमान को हिला देने वाली दहाड़ के साथ उसकी विशाल, आसमान को ढकने वाली पूंछ भी थी, जो सीधे निंग की ओर घूम रही थी। उसकी गति बहुत तेज थी। इसके अलावा उसकी विशाल, पंखे के आकार की पूंछ की चौड़ाई लगभग 3000 मीटर थी। निंग हवा में था, किसी और चीज से ताकत नहीं ले पा रहा था और जमीन पर जितना फुर्तीला था उतना भी नहीं था। एक पल के लिए वह पूरी तरह से चकमा देने में असमर्थ हो गया। अगर वह बच नहीं सकता था तो वह नहीं बचता। तुम टूट जाओगे। निंग की जुड़वां डार्कनॉर्थ तलवारें तलवार ऊर्जा की 2 नदियों में बदल गईं। उसने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई जो सीधे उसकी ओर बढ़ रही विशाल पूंछ की ओर कट गई। विशाल पूंछ एक विशाल पंखे की तरह थी जिसने पूरे आकाश को ढक रखा था। हालांकि तलवार की रोशनी की 2 धारियां ऐसे तीरों की तरह थीं जो आकाश को भेदने वाली थीं। दोनों आपस में टकरा गईं। टकराना ऐसा लगा जैसे आसमान टूट गया हो और धरती ढह गई हो। हवा मानो फट गई हो। ताज़ा लाल खून तुरंत फूट पड़ा, मानो आसमान को लाल रंग में रंग दिया हो। निंग उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा, मानो नीचे जंगल में धंस गया हो। वीरान जमीन एक जोरदार धमाके के साथ तुरंत बिखर गई और कछुए के खोल जैसी गहरी दरारें दिखाई देने लगीं। निंग खुद जमीन के नीचे गहराई में धंस गया था। मानव हवा में उड़ती ड्रैगनवेल की विशाल पूंछ में अब एक आश्चर्यजनक घाव हो गया था। सैकड़ों मीटर गहरे इस विशाल घाव ने पूंछ को लगभग 2 भागों में बांट दिया था। ये घाव अब तेजी से भर रहा था। उसने नीचे की ओर देखा, साफ साफ महसूस कर रहा था कि जमीन के नीचे गहरे इस इंसान का आभामंडल अब भी उतना ही शक्तिशाली और प्रचंड था। ऐसा लग रहा था कि वह जरा भी कमजोर नहीं हुआ था। ड्रैगनवेल अब समझ गया था, दुश्मन भी एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर था। एक ही वार से दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा जख्मी किया जा सकता था, लेकिन दुश्मन तेज गति से पूरी तरह ठीक भी हो सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में की रिफाइनर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम अपनी शक्ति को वाकई बहुत अच्छी तरह छिपाते हो। ड्रैगनवेल की आवाज गूंजी और फिर वह एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो तेज गति से दूर उड़ गई। जैसे ही वह दूर गई, उसके गठन के झंडे भी हवा में उड़ गए, उसकी ओर बढ़ते हुए। झट! निंग जमीन की दरार से बाहर निकला और एक बार फिर जमीन की सतह पर उतरा। वह चला गया। निंग डार्कनॉर्थ की तलवारें अपने हाथों में पकड़े दूर उड़ती हुई ड्रैगनवेल की ओर देखता रहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या तुमने सचमुच ड्रैगनवेल राक्षस को हराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? नॉर्थसन काफी उत्साहित था। पास में खड़ी नीले वस्त्र पहने युवती भी पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने ड्रैगनवेल को देखा जो दूर कहीं गायब हो गया था, फिर उस युवा कमजोर से दिखने वाले युवक की ओर जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह पहले दिखता था। तुमने ड्रैगनवेल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या ये संभव है कि तुम्हारा कोई छोटा जुड़वां भाई हो? निंग हंसा, फिर जवाब दिया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मेरे अनगिनत भाग्यशाली अनुभव रहे हैं, तुम्हें पता है। नीले वस्त्र पहने युवती ने निंग को भावशून्य दृष्टि से देखा। वह ड्रैगनवेल थी। मैंने सुना है कि वह आदिम दाववादियों का सामना करते हुए भी जीवित रह सकती थी। वह अत्यंत शक्तिशाली थी। यह वाकई बहुत शक्तिशाली है, निंग ने कहा। खासकर इसका शरीर इतना विशाल है कि इसमें दैवीय शक्ति की मात्रा अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। इसे मार सकूं, मेरे पास तो ये क्षमता ही नहीं है। यहाँ तक कि आदिम ताओवादी भी। मुझे लगता है कि केवल आदिम ताओवादी ही इसे मार पाएंगे जो इसे पूरी तरह से अपने वश में कर सकते हैं। वरना
आम आदिम ताओवादी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस तरह वांशियांग के सिद्धों की शक्ति के स्तर अलग अलग हो सकते थे, उसी तरह आदिम ताओवादियों के लिए भी यही सच था। उदाहरण के लिए श्वेत महाविद्यालय के सभी आदिम ताओवादियों ने आदिम स्तर पर प्रवेश करने से पहले ही एक संपूर्ण ताओ पथ को समझ लिया था। या उदाहरण के लिए नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर, जो स्टिलवाटर के अगले मार्क्विस बनने के लिए एक उम्मीदवार थे, उन्होंने निंग को अतुलनीय रूप से बड़े खतरे का एहसास दिलाया। ये सभी आदिम ताओवादियों के बीच असाधारण व्यक्ति माने जा सकते हैं। अगर तुम इसका कुछ नहीं कर सकते तो ये भाग क्यों गया? नीले वस्त्रधारी युवती ने पूछा। क्योंकि वह मेरा भी कुछ नहीं कर सकता, निंग हंसा। इसके अलावा जब मैंने उसके सिर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चीर दिया तो उसके शरीर पर उसका नियंत्रण नाटकीय रूप से कम हो गया। कोई भी राक्षस जिसने एक बार इसका स्वाद चखा हो, वह इसे दूसरी बार कभी नहीं चखना चाहेगा। दिव्य आत्मा शरीर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, लेकिन सिर क्षतिग्रस्त होने के कारण शरीर पर उसका नियंत्रण अतुलनीय रूप से कमजोर था। इस तरह का एहसास एक भयानक दुस्वप्न था। इसके अलावा हर बार जब हम एक दूसरे पर वार करते तो उसका नतीजा और बुरा होता। शायद उसके दिल में घबराहट थी और उसे डर था कि मेरे मन में कुछ और छिपा है, निंग ने कहा। और इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से जल्दी से भागने का फैसला किया। ओह, नीले वस्त्र पहने युवती ने सिर हिलाया। साथ ही वह निंग के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। निंग की ओर देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वह बहुत शक्तिशाली था। जब उसने उससे युद्ध किया था तब वह केवल हाउटियन स्तर का था, लेकिन अब वह वास्तव में इतना ही शक्तिशाली था। यहाँ तक कि ड्रैगनवेल, जिसे वह अजेय समझती थी, भी उसने परास्त कर दिया था। बाकी 10 से ज्यादा वांशियांग राक्षस मुर्गियों की तरह आसानी से मारे जा चुके थे। दरअसल अगर हम लड़ते रहते तो अगर वह नहीं लड़ता तो मैं चला जाता, निंग ने आह भरते हुए कहा। हालांकि स्टार सीजिंग हैंड पर भरोसा करके वह अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर सकता था। ये दिव्य क्षमता, इसमें बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति खर्च होती थी। इसकी शक्ति स्वर्गीय परिवर्तन जैसी दिव्य क्षमताओं से कहीं ज्यादा थी, और वह भी कई स्तरों पर। यही कारण था कि निंग इतनी ताकत से विस्फोट कर सकता था, लेकिन इसके द्वारा खपत की गई दिव्य शक्ति भी अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। निंग इसके साथ लंबे समय तक लड़ने में असमर्थ था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, बस अब बहुत हो गया, नॉर्टसन मुस्कुराया। मैं आपको इतनी विनम्रता से बोलते हुए नहीं सुन सकता। अभी अभी यह एक सर्वोच्च वांशियांग स्तरीय फेंट गॉड साधक था और एक ड्रैगनवेल गॉड बीस्ट जिसमें दिव्य क्षमता थी। निंग ने पलकें झपकाईं। अरे जी वंश के बच्चे, नीले वस्त्रधारी युवती ने अचानक उसे पुकारा। अरे, निंग ने मुड़कर देखा। छोटा सांप सांप, क्या है? क्या तुम्हारे साथ कोई आत्मिक जानवर है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं? नीले वस्त्रधारी युवती ने ये सुझाव दिया। मैं एक नीला आकाश सांप हूँ। हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं और मैं अनमोल खजानों की खोज में कुशल हूँ। जब आप टेलीपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको छोटे टेलीपोर्टेशन दाव सील का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए ये सांस लेने जितना आसान है। इसके अलावा जब भविष्य में मैं समझ के उच्च स्तर पर पहुंच जाऊंगी तो वे विशाल अंतरिक्ष लॉक संरचनाएं मुझे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। निंग ने पलकें झपकाईं। असल में मेरे पास पहले से ही एक आत्मा जानवर है। पुस्तक 8 अध्याय 26 भयंकर बर्फ पृथ्वी की आग। तुम्हारे पास कोई आत्मिक जानवर है? कौन? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? नीले वस्त्र पहने युवती ने इधर उधर देखा, लेकिन उसके मन में एक अस्पष्ट क्रोध का भाव जाग उठा। वह एक वांशियांग राक्षसी थी, लेकिन इतने लंबे समय से अकेले दुनिया भर में भटकने के कारण वह सचमुच थकने लगी थी। इसीलिए उसने यहाँ डेमोनलोड्स पर्वत पर अपना घर बनाने का फैसला किया था। इससे पहले वह ड्रैगनवेल की सेनाओं के पीछा और हमले का सामना कर चुकी थी। जी निंग के अचानक प्रकट होने और उनके बीच अतीत में मौजूद रिश्ते ने उसे निंग के साथ दुनिया भर की यात्रा करने की इच्छा जगाई। अप्रत्याशित रूप से जी कबीले का ये बच्चा उसकी सद्भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये मेरे अंकल वाइट हैं, निंग ने बताया। अंकल वाइट पहले मेरे पिता के पीछे पीछे आते थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद वे मेरे पीछे पीछे आए। वे इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं रेनड्रैगन गार्ड के मुकदमों से गुजर रहा हूँ और मुझे गॉल पर्वत के जंगली दलदलों में आत्मा जानवरों को लाने की अनुमति नहीं है। ओह, नीले वस्त्र पहने युवती ने सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। निंग मुस्कुराया। हालांकि मेरे पास पहले से ही एक आत्मा जानवर है। चूंकि तुम मेरे साथ चलने की इतनी तीव्र इच्छा रखते हो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूर कर सकता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूर करना? नीले वस्त्र पहने युवती ने गुस्से से उसे घूरा। ठीक है, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। निंग ने अपने आसपास फैले टूटे फूटे जंगल को घूरा। पहले की लड़ाई की लहरों ने शायद किसी और राक्षस का ध्यान खींचा होगा। म्यू नॉर्थसन और किंग दोनों ने सिर हिलाया। अचानक एक अजगर के सिर वाला युद्धपोत प्रकट हुआ। तीनों उस युद्धपोत पर चढ़ गए। अपनी शक्ति के स्तर पर वे वास्तव में अकेले हवा में उड़ने में सक्षम थे। हालांकि उड़ान की वह गति किसी जादुई खजाने पर सवार होने से कहीं कम थी, और बदले में जादुई खजाने पर सवार होना किसी निर्मित युद्धपोत पर सवार होने जितना आरामदायक नहीं था। झटपट ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत बादलों के बीच से आगे बढ़ गया, जबकि निंग ने एक आत्मा जानवर का ताबीज इस्तेमाल किया। युवती किंग बदले में उसकी आत्मा जानवर बनने को तैयार थी। युद्धपोत पर निंग ने नीले वस्त्र पहने इस युवती को घूरा। मैं तुम्हें छोटी किंग कहूंगी। ठीक है, नीले वस्त्र वाली युवती ने सिर हिलाया। आज से मेरा नाम जी किंग होगा। तुम क्या कहती हो? निंग दंग रह गया।
पास ही बैठे नॉर्थसन ने मजाक किया, जब मैं अपनी जवानी में कबीलों में रहता था तो जब बिना कुल नाम वाली औरतें किसी पुरुष से शादी करती थीं तो वे आमतौर पर उस पुरुष का नाम ले लेती थीं जिससे उनकी शादी होती थी। जी निंग, तुम्हारा ये कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई वास्तव में बहुत शरारती है। मैं तुम्हारी दादी से भी बड़ा हूँ। किंग ने घूर कर देखा। निंग भी हंस पड़ी। ठीक है, तुम जी किंग बनोगी। आज से तुम मेरे पीछे आओगी, और अगर वह दिन आए जब तुम मेरे पीछे नहीं आना चाहोगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अपने पिताजी यिचुआन के प्रभाव के कारण निंग अपने आत्मिक प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा वह अपने अन्य भाइयों या बहनों के साथ करता था। वह अपने आत्मिक प्राणियों को जबरदस्ती मौत के घाट नहीं उतार सकता था, न ही उनके साथ अपने गुलामों जैसा व्यवहार कर सकता था। चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए भविष्य में मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। किंग ने अपने होंठ भींच लिए। और चूंकि तुम्हारी ताकत मुझसे भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है, मैं देखना चाहती हूँ कि भविष्य में तुम्हारा क्या होगा। छोटी किंग, ईस्टमाउंट मार्श छोड़ने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम यहाँ क्यों आ गई? निंग ने पूछा। पास में खड़ा नॉर्थसन भी सुनने के लिए कान लगाए खड़ा था। किंग ने कहा, उस वर्ष जब मैंने शून्य पलक तकनीक को समझा तो मैं आयरनवुड जान से बच निकला। मैंने जल्द ही स्वेलो माउंटेन छोड़ दिया और दुनिया भर में विचरण करने लगा। इस जन्मजात क्षमता शून्य पलक पर भरोसा करके मैंने कई अद्भुत फल और पवित्र अमृत खोजे और जल्दी ही जिफू स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद मैं प्रसिद्ध व्हाइट ड्रैगन माउंटेन की ओर चल पड़ा। व्हाइट ड्रैगन पर्वत। निंग दंग रह गया। क्या तुम अमर राक्षस की बात कर रहे हो? व्हाइट ड्रैगन इस क्षेत्र के मनुष्यों में रेन ड्रैगन गार्ड और स्टिलवाटर के नॉर्थमोस्ट कबीले की दो सबसे शक्तिशाली ताकतों के अलावा अगली सबसे शक्तिशाली ताकतें ब्लैक व्हाइट कॉलेज, स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट, 100 फ्लावर्स फेयरीलैंड, ईस्ट रिवर कबीला, ड्रैगन हंटर कबीला, ब्लूवुड कबीला, हेवनली सेंट चर्च और ब्लड गॉड चर्च, ये 8 सर्वोच्च शक्तियां थीं। हालांकि ये केवल मनुष्यों के बीच ही था। राक्षसों की अपनी महान शक्तियां थीं, जैसे कि अमर राक्षस। अमर श्वेत ड्रैगन अत्यंत प्रसिद्ध अमर राक्षसों में से एक था। इस अमर श्वेत ड्रैगन का असली रूप एक मादा ड्रैगन का था, लेकिन उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्तियां थीं। वह सीखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सिखाने को तैयार रहती थी। जब तक कोई उसके पास जाता, वह लगभग कभी मना नहीं करती थी। हालांकि वह अभी भी कुछ वास्तव में दुर्जेय राक्षस साधकों को प्रशिक्षित करने में सक्षम थी, और उसने पृथ्वी अमर और मुक्त अमर भी उत्पन्न किए थे। व्हाइट ड्रैगन माउंटेन में मुझे बहुत सम्मान मिला और मुझे कई तकनीकें सिखाई गईं, किंग ने कहा। व्हाइट ड्रैगन माउंटेन में कुछ साल प्रशिक्षण लेने के बाद मैं जिफू के शिखर स्तर पर पहुंच गया और स्कूल ने मुझे साहसिक कार्यों पर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एजियो स्काईस्नैक तभी तेजी से बढ़ पाएंगे जब वे लगातार यात्राएं और साहसिक कार्य करते रहेंगे। स्कूल ने मुझे गॉल पर्वत के जंगली दलदलों में आने का निर्देश दिया और मैंने यहाँ 3 साल बिताए और जिफू के शिखर स्तर से मध्य वांजियांग स्तर तक पहुंच गया। निंग ने तुरंत पूछा, आपका प्रकटीकरण किस स्तर पर है? किंग ने आत्मविश्वास से कहा, स्कूल में मुझे बहुत महत्व दिया गया। स्वाभाविक रूप से मेरा स्वरूप आकाश में चमकते चांद जैसा है। निंग और नॉर्थसन ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही अवाक रह गए। 3 साल। निंग और नॉर्थसन को ठीक ठीक पता था कि जिफू के शिखर स्तर से मध्य वांजियांग स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी मौलिक शक्ति की जरूरत होती है। निंग ने प्रारंभिक वांजियांग स्तर तक पहुंचने के लिए 1000 किलोग्राम से ज्यादा द्रवीभूत मौलिक सार खर्च किया था। निंग ने पूछा, गाउल पर्वत के जंगली दलदलों में तुम्हारे साथ कितनी भाग्यशाली घटनाएं घटी? शायद 7, किंग ने सहजता से कहा, लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं। ओह ठीक है, मैंने खाने पीने लायक सब कुछ खा लिया है। हालांकि 2 जगहें ऐसी हैं जो तुम दोनों के बहुत काम आएंगी। कौन सी 2 जगहें? निंग और नॉर्थसन तुरंत उत्सुक हो गए। कोई सौभाग्यशाली घटना? पानी के नीचे की संपत्ति के परीक्षण में बमुश्किल बच निकलने के अलावा निंग के साथ वास्तव में कोई सौभाग्यशाली घटना नहीं घटी थी। मुझे एक भयंकर बर्फ की नस और एक धरती की आग की नस मिली, किंग ने कहा। एक भयंकर बर्फ की नस और धरती की आग? नॉर्थसन और निंग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। वे एक साथ बोले, कहाँ है? विकराल बर्फ को विकराल बर्फ क्यों कहा गया? पृथ्वी अग्नि को पृथ्वी अग्नि क्यों कहा गया? पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद प्राकृतिक जगत ने अनेक बार प्राकृतिक तात्विक ऊर्जाओं को जन्म दिया, जैसे जल, अग्नि, बिजली, प्रकाश आदि। उदाहरण के लिए निंग का फेंट गॉड शरीर लूना ट्रू वाटर और सोलर ट्रू फायर के एक कण से बना था, जिसे 2 सबसे उच्च खगोलीय पिंडों लूना स्टार और सोलर स्टार ने नीचे भेजा था। लूना ट्रू वाटर और सोलर ट्रू फायर के उस कण को अगर कोई युद्ध में नियंत्रित कर सकता था तो उनसे टकराने वाला कोई भी पृथ्वी अमर भी संभवतः नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रकार की शक्तियां सबसे उत्कृष्ट तारामंडलों की ऊर्जा से आती थीं। यही कारण था कि जब कोई व्यक्ति जियांटियन जीवन रूप में प्रवेश करता था तो अमर भी उसे नष्ट नहीं कर पाते थे। निम्न से उच्च तक अग्नि को मानव अग्नि, पृथ्वी अग्नि, आकाश अग्नि और सत्य अग्नि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव अग्नि संसार में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली नश्वर अग्नि थी, जो अग्नियों में सबसे साधारण थी। जहाँ तक पृथ्वी अग्नि का प्रश्न है, यह एक अत्यंत अनोखी अग्नि थी जो स्वयं पृथ्वी द्वारा निर्मित थी। सैद्धांतिक रूप से जिफू शिष्यों को अपने जिफू में पृथ्वी की अग्नि की एक छोटी सी मात्रा को अवशोषित करने और उसे पोषित करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन यह अत्यंत खतरनाक था।
सामान्यतः केवल वांशियांक स्तर का ही कोई शिष्य पृथ्वी की अग्नि को अवशोषित कर उसे अपने जिफू में पोषित कर सकता था। पृथ्वी अग्नि को 9 कक्षाओं में विभाजित किया गया था। 9वीं कक्षा की पृथ्वी अग्नि से शुरुआत की जा सकती थी, फिर उसे पहली कक्षा तक पोषित किया जा सकता था। 9वीं, 8वीं और 7वीं कक्षाएं निम्न श्रेणी थी। छठी, 5वीं और 4थी कक्षाएं मध्यम श्रेणी थीं। तीसरी, दूसरी और पहली कक्षाएं उच्च श्रेणी थीं। प्रथम श्रेणी की भू अग्नि, ये भू अग्नि को उसकी चरम सीमा तक ले जाने का प्रतिनिधित्व करती थी। दरअसल जब तक कोई तीसरी श्रेणी तक पहुंच जाता तब तक वह आकाशीय अग्नि की एक छोटी सी मात्रा को अवशोषित कर सकता था और अपने शरीर में उपस्थित भू अग्नि को आकाशीय अग्नि के स्तर तक बढ़ने दे सकता था। अग्नि की तरह जल के लिए भी यही सत्य था। जल को मानव जल, मृदा जल, आकाश जल और सत्य जल में भी विभाजित किया गया था। मानव जल, जैसा कि स्पष्ट है, जल का सबसे सामान्य और सामान्य प्रकार था। मृदा जल को तथाकथित विशाल बर्फ कहा जाता था। पृथ्वी की अग्नि और पृथ्वी के जल की खेती भी यही प्रक्रिया थी। इसके लिए सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती थी जहां प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की अग्नि या पृथ्वी के जल की शिराएं हों। अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी की अग्नि या पृथ्वी के जल को अवशोषित करने के बाद अगर रोपण प्रक्रिया सफल होती तो वहां अग्नि या जल के बीज होते जिन्हें पोषित करके पृथ्वी की अग्नि या पृथ्वी के जल में बदला जा सकता था। अगर पृथ्वी की अग्नि या बर्फ की शिराएं न मिलें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। यह एक तरह का प्राकृतिक अनमोल खजाना था। कोई इसे पाने की आशा तो कर सकता था पर उम्मीद नहीं कर सकता था। ये यहीं गौल पर्वत के जंगली दलदलों में है। भयंकर बर्फ की धारा थोड़ी पास है जबकि पृथ्वी की आग की धारा थोड़ी दूर है, किंग ने कहा। किंग, तुम तो कमाल हो। नॉर्थसन बेहद उत्साहित था और उसे विस्मय भी हुआ। हम तो उनमें से एक भी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तुमने तो आसानी से 2 ढूंढ लिए। हे, वो जगहें जहां तुम आमतौर पर नहीं जाते, मैं अक्सर अपनी शून्य पलक का इस्तेमाल करके वहां घुसकर ध्यान से जांच पड़ताल करता हूँ। कई जगहों की जांच पड़ताल करने के बाद मुझे स्वाभाविक रूप से ये 2 जगहें मिल गईं। किंग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। चूंकि इंसान वहां बहुत कम जाते हैं, इसलिए काफी समय बीतने के बाद कुछ अनमोल खजाने स्वाभाविक रूप से पैदा होंगे। निंग ने जल्दी से पूछा, ये कैसी भयंकर बर्फ है? ये कैसी भयंकर आग है? विकट बर्फ और भू अग्नि दोनों ही केवल शब्द थे। भू अग्नि के 100 प्रकार थे, जैसे चंद्र ज्वाला भू अग्नि, नीला वज्र भू अग्नि और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि आकाश अग्नि भी कई अलग अलग प्रकारों में विभाजित थी और वह विस्मयकारी सच्ची अग्नि जिससे अमर भी भय से कांप उठते थे भी कई प्रकारों में विभाजित थी। जब मैं व्हाइट ड्रैगन पर्वत पर था तब मैंने विश्व के खजानों के अभिलेख नामक एक पुस्तक खरीदी। उसमें विभिन्न स्पिरिट फलों, स्पिरिट घासों और अन्य चीजों के अभिलेख थे। इस प्रकार की अर्थफायर और डियर आइस के बारे में कोई अभिलेख नहीं था। जब तुम जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, किंग ने जल्दी से कहा। जहाँ तक डियर आइस की बात है, मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल 3 से 5 बार और किया जा सकता है। जहाँ तक अर्थफायर की बात है, ये कहना मुश्किल है। शायद इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 या 2 बार और किया जा सकता है। पृथ्वी की अग्नि को शरीर में अवशोषित करना एक प्रकार की संचयन क्रिया थी। पृथ्वी की अग्नि या विकट बर्फ की एक शिरा को अनिश्चित काल तक संचित नहीं किया जा सकता था। पर्याप्त बार संचित करने के बाद उसका उपयोग समाप्त हो जाता था। मैं पानी और लकड़ी की ओर ज्यादा आकर्षित हूँ। मैं डायर आइस चुनता हूँ, नॉर्थसन ने कहा। मैं 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण लेता हूँ, निंग हंसा। मेरा शरीर चंद्र ट्रू वाटर और सौर ट्रू फायर से पैदा हुआ है। डायर आइस, अर्थ फायर, मुझे हर एक को एक बार इकट्ठा करना होगा। अच्छा, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। किंग नाव के किनारे खड़ी होकर नीचे की ओर देखती रही, फिर उत्तर की ओर इशारा किया। वहां चलो। ठीक है, नॉर्थसन ने जवाब दिया। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगा जहां किंग इशारा कर रहा था। निंग काफी उत्साहित था। उसके दिव्य टैटू ही उसे अग्नि और जल को नियंत्रित करने में सक्षम बनाते थे। अगर वह अपने शरीर में पृथ्वी की अग्नि और विकराल बर्फ को पोषित करता तो कम से कम उसके जलज्वाला कमल की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती। इसके अलावा उसके पास उनका उपयोग करने के और भी कई तरीके थे। जब पृथ्वी की अग्नि और विकराल बर्फ पर्याप्त स्तर तक मजबूत हो जाते तो वे निश्चित रूप से किसी भी दिव्य क्षमता से कम नहीं होते। निंग का समूह भयंकर बर्फ की धारा की ओर बढ़ रहा था। दूर छोटे उजाड़ पहाड़ के भीतर, वाह, सुनहरे वस्त्र पहने डोंगवन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आखिरकार मैं सुरक्षित हूँ। मैंने नॉर्थ रिवर झोल के समूह के उन 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन अंत में हमने सब कुछ खो दिया। मैं भाग्यशाली था कि 6 साल पहले उस भाग्यशाली घटना की बदौलत मुझे एक सुरक्षात्मक जादुई खजाना मिला और इसलिए मैं बच निकलने में भाग्यशाली रहा। मुझे आश्चर्य है कि बाकी लोग जिंदा हैं या मर गए, डोंगवन ने धीरे से सोचा। जब उसे वह लड़ाई याद आई तो वह डर, सदमे और गुस्से से भर गया। उसने बहुत पहले जी निंग के बारे में सुना था और जानता था कि निंग एक अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 6 सच्चे कुलीन वांशियांक सिद्ध भी इतनी बुरी तरह असफल हो जाएंगे। वह दिव्य इच्छा तकनीक, मुझे आश्चर्य है कि इसका इस्तेमाल जी निंग ने किया था या म्यू नॉर्थसन ने। उस क्षण तक डोंगवन को अभी भी पता नहीं था कि दोनों में से किसने दिव्य इच्छा तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये पहाड़ बेहद रहस्यमयी जगह है। इसे अब तक का सबसे रहस्यमयी पहाड़ कहा जा सकता है। मैंने यहाँ चिकित्सा करते हुए बहुत समय बिताया है, लेकिन कोई मुझे खोज नहीं पाया। डोंगवन मन ही मन खुश हुआ।
और ऐसा लगता है जैसे यहाँ नीचे कोई भूमिगत नदी है। डोंग वन का शरीर फड़क उठा और वह घुमावदार गुफाओं से होते हुए भीतर और भी गहरे उतरता चला गया। वह इस भूमिगत नदी की जांच करता रहा। जल्द ही उसने तापमान में लगातार वृद्धि महसूस की और धीरे धीरे उसे दूर फटी हुई धरती के भीतर सुनहरी आग की एक लौ दिखाई दी। आग भीषण गर्मी से धधक रही थी। पृथ्वी की आग की एक नस। डोंग वन ने सदमे में पुकारा। पुस्तक 8 अध्याय 27 डाया आइस की कटाई। डोंग वन सैकड़ों सालों से प्रशिक्षण ले रहा था और कई जगहों पर साहसिक कारनामे कर चुका था। उसके कई संयोग भी हुए थे और उसे अपने शरीर में भयंकर बर्फ विकसित करने का भी मौका मिला था। इससे पहले जब उसने जीनिंग से युद्ध किया था तो उसने उस भयंकर बर्फ का प्रदर्शन किया था। ये है। डनवन ने ध्यान से उस सुनहरी आग की लौ की ओर देखा जो आगे जमीन की दरार में घूम रही थी। ये दरार लगभग 6 मीटर चौड़ी थी और अगर कोई इसमें नीचे देखता तो नीचे झागदार लावा मुश्किल से दिखाई देता। इस मिट्टी की आग में क्या थोड़ा सोना मिला है? और यह शुद्ध भी है और चमकदार भी। डोंग वन ने ये सब बातें देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि यह लावा की नदी के ऊपर पैदा हुई है इसलिए यह मिट्टी की आग, सोने की लौ मिट्टी की आग होनी चाहिए। पृथ्वी की आग 100 से भी ज्यादा तरह की होती थी। कुछ तो बेहद घातक, हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी होती थीं, जबकि कुछ बेकाबू प्रचंडता के साथ फटती थीं। जहां तक स्वर्ण ज्वाला वाली पृथ्वी की आग की बात है, ये झुलसा देने वाली होने के लिए मशहूर थी और पृथ्वी की आग का एक बेहद उत्तम प्रकार थी। कितना अफसोस है, मैं हिमीकरण गुण कलाओं का प्रशिक्षण लेता हूँ। डोंग वन ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा मेरा शरीर पहले से ही भयंकर बर्फ को पोषित कर रहा है और पृथ्वी की अग्नि को पोषित करने के लिए भी बिल्कुल अनुपयुक्त है। एक बार भयंकर बर्फ और पृथ्वी की अग्नि आपस में टकराएं तो शायद मैं धूल में बदल जाऊंगा। किसी के लिए एक साथ पृथ्वी की अग्नि और विकट बर्फ दोनों को पोषित करना अत्यंत दुर्लभ था। ऐसा करना अत्यंत कठिन था और इसके लिए प्रतिभा और तकनीक के मामले में अत्यंत कठोर मानकों को पूरा करना पड़ता था। हालांकि निंग ने इन आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से पूरा किया। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे कर सकते हैं। डोंग वन के मन में अचानक एक विचार आया, एक स्वाभाविक विचार। वह इस स्वर्णज्वाला पृथ्वी अग्नि को किसी अन्य वांशियाक सिद्ध को बेच सकता था। इस तरह की प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली पृथ्वी अग्निशिरा ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई केवल सपने ही देख सकता था। स्वाभाविक रूप से उसे इसे ऊंची कीमत पर बेचना पड़ा। मैं अभी चलता हूँ। एक झटके के साथ डोंग वन चुपचाप खिसक गया। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत बादलों के बीच से तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। म्यू नॉर्थसन लगातार विरल बादलों के बीच से जमीन पर नजर रख रहा था। किंग किंग, क्या हम वहां पहुंच गए? निंग एक तरफ बैठा था। उसकी कलाई पर एक छोटा सा नीला सांप लिपटा हुआ था। उस छोटे नीले सांप ने अचानक अपना सिर उठाया, नीचे की ओर देखा, फिर इंसानी भाषा में बोला, अभी नहीं, वहां पहुंचने पर बताऊंगा। हम आज जरूर पहुंचेंगे, इसलिए चिंता मत करो। ये तो बहुत बुरा है। मैं अधीर कैसे न होऊं? नॉर्थसन बुदबुदाया, अगर हम बहुत धीमे रहे तो कोई और इसे हथिया लेगा। अगर ऐसा सचमुच हुआ तो तुम्हें खुद को बदकिस्मत समझना होगा। कुछ बातें कहने के बाद छोटा नीला सांप एक बार फिर निंग की बाहों में लिपट गया। आराम से अपनी आंखें बंद करके सो गया। शायद इसलिए क्योंकि वह निंग को पहले से जानती थी, शायद इसलिए कि वे एक ही मातृभूमि से थे, शायद इसलिए कि निंग ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन किसी वजह से उसे निंग से चिपकना बहुत पसंद था। ऐसा करने में उसे काफी आराम महसूस होता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, वह बाहर देख भी नहीं रही है। क्या ये संभव है कि हम उसके बिना जाने ही उड़कर निकल गए हों? नॉर्थसन ने चिंतित होकर कहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम वापस उड़कर आ जाएंगे, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार की विकट बर्फ है, नॉर्थसन बुदबुदाया। मुझे पहले कभी ऐसी किस्मत नहीं मिली। और सच कहूं तो निंग भी बहुत उत्सुक था। ये किस प्रकार की विकट बर्फ थी? क्या यह उसके लिए उपयुक्त थी? उसका दिव्य शरीर चंद्र सत्यजल और सौर सत्यअग्नि से बना था, इसलिए यह विकट बर्फ, उम्मीद है, आदर्श रूप से चंद्र सत्यजल से जुड़ पाएगी। कुछ प्रकार की विकट बर्फ वास्तव में चंद्र सत्यजल के साथ विलीन नहीं हो पाती, जैसे कि पाप रक्त विकट बर्फ, लेकिन निश्चित रूप से उन अत्यंत दुर्लभ मामलों को छोड़कर अधिकांश उसके लिए उपयुक्त होंगी। अरे, छोटा नीला सांप अचानक धुंध में बदल गया, फिर इंसानी आकार में आ गया। लगभग पहुंच ही गए। किंकी जहाज की पटरियों पर खड़ा नीचे की ओर देख रहा था। अरे वुडी, जल्दी करो और दिशा बदलो, थोड़ा पूर्व दिशा की ओर मुड़ो। मेरा ताओवादी उपनाम ट्विनवुड है, वुडी नहीं। नॉर्थसन ने उसे घूरा। मेरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई भी मुझे वुडी कहकर नहीं बुलाता। किंग ने उसे घूर कर देखा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें वुडी कहूँ? जी निंग मेरे गुरु हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम्हें मुझसे डाया आइस के रूप में इतना बड़ा फायदा मिला है और तुम सिर्फ इसलिए मुझसे नाराज हो रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें वुडी कहता हूँ। नॉर्थसन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, फोन कर लो। निंग को हंसी आ गई। उसके इस कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को परेशान करना वाकई आसान था, यहाँ तक कि किंग भी उसे आसानी से परेशान कर सकती थी। उफ, हम वहाँ हैं। किंग ने नीचे की ओर इशारा किया। वह नीचे वो विशाल झील है। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत तेजी से आकार में सिकुड़ गया और जैसे जैसे सिकुड़ता गया, युद्धपोत की सतह भी तेजी से आकाश के रंग में बदल गई ताकि ध्यान आकर्षित न हो। जल्द ही युद्धपोत इस विशाल झील के ऊपर हवा में पहुंच गया और फिर युद्धपोत को दूर रखकर निंग, नॉर्थसन और किंग झील की सतह के ऊपर खड़े हो गए। कहाँ है? नॉर्थसन ने इधर उधर देखा।
ये झील हजारों किलोमीटर चौड़ी है। तल पर किंकिंग ने मन ही मन उन्हें संदेश भेजा, मुझे पानी से सहज लगाव है और जब मैं इस झील में उतरा तो गलती से मुझे तल पर एक गुप्त छिपा हुआ क्षेत्र मिल गया। चिंता मत करो, इस झील के तल में कई खतरनाक क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ बहुत कम राक्षस हैं और कोई वांशियांग राक्षस नहीं है। मेरे पीछे आओ और चिंता मत करो, चलो पानी में चलते हैं। किंकिंग ने आगे बढ़कर तुरंत पानी में प्रवेश किया। उनके शरीर के चारों ओर मौजूद की तत्व ने पानी को दूर रखा, जिससे वे सहजता से और गहराई में गोता लगा सके। ये सचमुच बहुत गहरा है, नॉर्टसन ने मन ही मन कहा। निंग ने भी सिर हिलाया, ये कई किलोमीटर गहरा है। अब वे झील की तलहटी देख पा रहे थे। इतनी गहराई पर अपनी दृष्टि की तीक्ष्णता के बावजूद वे भी आसपास के नज़ारों को मुश्किल से ही देख पा रहे थे। हालांकि कभी कभी उनका सामना कुछ छोटे राक्षसों से भी होता था, लेकिन किंकिंग द्वारा जानबूझकर फैलाई गई शक्तिशाली आभा ने उन्हें तुरंत भयभीत कर दिया और वे दूर रहने लगे। किंकिंग ने नीचे एक अंधेरी खाई की ओर इशारा किया, उस पानी के नीचे की खाई का पीछा करो और नीचे चलते रहो। पानी के नीचे की घाटी में प्रवेश करने के बाद पानी का तापमान और भी गिरने लगा और उनके चारों ओर बर्फ के टुकड़े दिखाई देने लगे। और फिर इस झील की घाटी के बिल्कुल नीचे मजबूत बर्फ की एक बेहद मोटी परत दिखाई देने लगी। निंग, नॉर्टसन और किंकिंग इस मजबूत बर्फ की परत के ऊपर खड़े होकर रुक गए। पहले मैं इस बर्फ की दीवार को पार करके खेलने के लिए शून्य पलक तकनीक का इस्तेमाल करता था, किंकिंग ने मन ही मन कहा। इस बर्फ की परत के लगभग 3000 मीटर नीचे एक छिपी हुई भयंकर बर्फ की नस है। मेरे मार्गदर्शन के बिना तुम इस जगह को ढूंढ ही नहीं पाते, बस यूं ही इधर उधर भटकते रहते। 3000 मीटर, बस एक विचार के साथ निंग ने अपनी दिव्य संवेदना को नीचे की ओर भेजा। इस अतुलनीय रूप से विशाल बर्फ के टुकड़े के भीतर सचमुच एक भयंकर बर्फ की नस थी। बस एक ही। चलो चलें। सावधानी बरतने के लिए निंग और नॉर्टसन दोनों ने चपलता का इस्तेमाल करते हुए हर बार 300 मीटर आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वे जोर से आगे बढ़े, उन्होंने बिना किसी प्रयास के बर्फ में एक सुरंग बना दी। हालांकि यह बर्फ चट्टान जितनी सख्त थी, लेकिन वांशियांग के एक सिद्ध पुरुष के लिए इसे आसानी से अलग करना स्वाभाविक था। बदले में बर्फ की ठंडक उनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। कुछ ही क्षणों बाद निंग का समूह उस जगह पहुंच गया जहां बर्फ की शिरा थी। ये है। निंग और नॉर्टसन दोनों उस बर्फ की शिरा को घूर रहे थे। बर्फ की यह शिरा पूरी तरह से बर्फ के विभिन्न टुकड़ों से बनी थी। ये दसियों मीटर लंबी थी और बर्फ के टुकड़ों में मानव आकार की तात्विक आत्माएं भी खेल रही थीं, जिससे बर्फ चेतना जैसी किसी चीज से भर गई थी। स्नो स्पिरिट डायर आइस, निंग ने प्रसन्नता से चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। ये सचमुच स्नो स्पिरिट डायर आइस है। नॉर्टसन भी बहुत खुश थी। पास में मौजूद किंकिंग के बारे में उसने तुरंत पूछा, अच्छा ये डायर आइस कैसी है? मैंने भी इसका एक टुकड़ा निगल लिया है और इसे अपने शरीर में विकसित कर रही हूँ। निंग ने कहा, इसे स्नो स्पिरिट डायर आइस कहते हैं। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में 3 साल बिताने के बाद स्वाभाविक रूप से अब वह पहले से कहीं ज्यादा जानता था। डायर आइस में भी यह एक उच्च श्रेणी का प्रकार है। ये स्वाभाविक रूप से चेतना से भरा होता है। आपको पता होना चाहिए कि डायर आइस को 9 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ना? हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। किंकिंग ने सिर हिलाया। इतना तो मुझे पता है। मैंने सुना है कि अगर कोई पहली श्रेणी की बर्फ को सोख ले तो उसके अंदर अतुलनीय रूप से अद्भुत शक्ति आ जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रकार के डायर आइस को पहली कक्षा तक पोषित करना लगभग असंभव है, निंग ने कहा। डायर आइस को 9 कक्षाओं में विभाजित किया गया है। 9वीं, 8वीं और 7वीं निम्न श्रेणी है। 6ठी, 5वीं और 4थी मध्यम श्रेणी है, जबकि तीसरी, दूसरी और पहली उच्च श्रेणी है। सामान्य तौर पर डायर आइस का तीसरी कक्षा तक पोषित होना काफी प्रभावशाली है। दूसरी कक्षा का डायर आइस अत्यंत दुर्लभ है और पहली कक्षा का तो और भी कम आम है। निंग ने कहा, स्नो स्पिरिट डायर आइस बेहद महीन डायर आइस है जिसमें अपार क्षमता है। इसे प्रथम श्रेणी तक पोषित किया जा सकता है। लगता है मेरी किस्मत खराब नहीं है, किंकिंग ने खुशी से कहा। पास ही खड़े नॉर्टसन ने कहा, और लगता है कि इस बर्फ की धार का इस्तेमाल काफी लोग कर सकते हैं। चलो फौरन कटाई शुरू कर देते हैं। किंकिंग, मैं सुरक्षा का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। निंग ने हाथ हिलाकर 6 संरचनाएं दिखाईं। यह एक अद्भुत संरचना है जो बेहद मजबूत है। जब तक कोई संरचना बनाने में कुशल न हो तब तक उसे भेद पाना संभव नहीं है। जब तक मैं और मेरा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई अपने शरीर में बर्फ प्रत्यारोपित कर रहे हैं, तुम हमारी निगरानी में खड़े रहो। ये प्रक्रिया बेहद खतरनाक है और हम इसे बीच में नहीं रोक सकते। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। ठीक है, किंकिंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो गुरु। बेशक वह समझ गई। विकट बर्फ स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत हानिकारक और नुकसानदेह चीज थी, अन्यथा अमर साधक इसका इतना महत्व नहीं समझते। इस प्रकार की प्राकृतिक विकट बर्फ और भी अधिक क्रूर थी। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अपने शरीर के जिफू में विकट बर्फ को अवशोषित करना पड़ता था। अगर बीच में ही कोई बाधा आती तो विकट बर्फ जिफू के भीतर फट सकती थी और उसे नुकसान भी पहुंचा सकती थी। ये भी संभव था कि इससे मृत्यु भी हो जाए। निंग के पास एक राक्षस का शरीर था, इसलिए वह वास्तव में नहीं मरेगा, लेकिन वह अभी भी अपने जिफू को नुकसान पहुंचने के बारे में चिंतित था। झील के तल पर जमी हुई घाटी में गहराई में निंग के समूह ने जल्दी से जमी हुई बर्फ का एक कमरा खोद डाला था, जो इस भयंकर बर्फ की शिरा में विलीन हो गया। बाहर एक विस्मयकारी संरचना स्थापित हो चुकी थी जिसे किंकिंग संभाल रहा था।
निंग और नॉर्थसन बर्फ के ऊपर कमल की मुद्रा में बैठ गए और उनका मुख भयंकर बर्फ की नस की ओर था। निंग ने गंभीरता से चेतावनी दी, छोटे प्रशिक्षु भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। भयंकर बर्फ इकट्ठा करने से ज्यादा निंग अपने जिफू को नुकसान पहुंचा सकता था और उसे ठीक होने में कई साल लग सकते थे। हालांकि उसका छोटा प्रशिक्षु भाई, अगर हालात बिगड़े तो उसकी मौत भी हो सकती थी। निंग पहले ही इस निर्णय पर पहुंच चुका था कि यदि इस प्रक्रिया के दौरान वास्तव में कुछ गलत हुआ तो भले ही उसे खुद को घायल करना पड़े और अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की रक्षा के लिए प्रत्यारोपण प्रक्रिया को रोकना पड़े, वह ऐसा करेगा। चिंता मत करो, नॉर्थसन हंसा। निर्माणों का दाव शुरुआत में अनगिनत अजीबोगरीब सामग्रियों का इस्तेमाल करने का दाव है। भयंकर बर्फ इकट्ठा करना, जब तक मैं इसके बारे में सावधान रहूंगा यह अपने आप में सरल रहेगा। निंग हंसा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर अपनी चेतना से भरे हुए बर्फ के टुकड़े की ओर देखा। उसने तुरंत अपना मुंह हल्के से खोला और उसे सोखने लगा। तात्विकी का एक टुकड़ा बाहर निकला और उसके सामने पड़ी बर्फ का एक टुकड़ा निंग के शरीर में समा जाने लगा। बहुत ठंड। जैसे ही भयंकर बर्फ उसके शरीर में घुसी उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। एक फेंटकोट बॉडी रिफाइनर होने के नाते निंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि पास में ही नॉर्थसन को काफी तकलीफ हो रही थी। निंग के मन में ये स्मृति तैरने लगी कि कैसे बहते जल स्रोत तकनीक का उपयोग करके डायर आइस, अर्थ फायर, डायर विंड, डायलाइट और अन्य सामग्रियों को इकट्ठा किया जाए। संक्षेपित करें, जिफू क्षेत्र के आकाश में हजारों तारे, एक चमकता चांद और एक धधकता सूरज था। वे एक साथ प्रकाश की किरणें बिखेर रहे थे। ये सब विशुद्ध वांशियांक तात्विक ऊर्जा थी और उन्होंने शीघ्र ही तात्विक ऊर्जा के असीम सागर के ऊपर एक छोटा बल्कि अस्पष्ट द्वीप बना दिया। जैसे ही निंग ने उस बर्फ के टुकड़े को अपने शरीर में समाहित किया, वह बाहरी दुनिया से विदा होकर यहाँ जिफू क्षेत्र में प्रकट हो गया। और जैसे ही ऐसा हुआ, निंग ने महसूस किया कि उसका पूरा जिफू ठंडा हो गया है, लगभग छुरा घोंपने जैसा। बिना किसी हिचकिचाहट के निंग ने तुरंत उस बर्फ के टुकड़े को उस छोटे से द्वीप की ओर उड़ने के लिए निर्देशित किया। वाह, जैसे किसी पेड़ को जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार बर्फ का टुकड़ा सीधे इस छोटे से द्वीप से होकर गुजर रहा था। पुस्तक 8, अध्याय 28, आदिम राक्षस। जब जी निंग और म्यू नॉर्थसन हिमनदों के भीतर से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े सोख रहे थे और उन्हें अपने जिफू क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र के ड्रैगनवेल पीक के ऊपर आसमान में हवाएं चल रही थीं और बादल उमड़ रहे थे। यहाँ भारी मात्रा में तात्विक ऊर्जाएं उमड़ रही थीं और आसमान में एक विशाल कछुए की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी जिसके चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ था। एक चीनी 4 पौराणिक जानवरों में से एक काला कछुआ, जुआन वू, अक्सर इसी रूप में दर्शाया जाता है। यह कछुआ सांप। ड्रैगनवेल पीक पर मौजूद सभी राक्षसों ने अपने सिर उठाए और आश्चर्य से आकाश में जो कुछ दिखाई दिया था उसे देखने लगे। तात्विकी का जमावड़ा, कछुआ सांप का प्रकटीकरण। ये राक्षसी अमर साधक स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह क्या दर्शाता है। एक आदिम। ड्रैगनवेल पीक पर एक वांशियांग राक्षस आदिम स्तर तक पहुंच गया है। यह अवश्य ही आदिम स्तर होगा। सभी आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। जबकि रिफाइनर आदिम स्तर पर पहुंचते तो चाहे वे राक्षस हों, मानव हों या राक्षस, आदिम कछुआ सांप प्रकट होता। आदिम कछुआ सांप के प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से आदिम अग्नि का निरंतर प्रवाह उत्पन्न होता। आदिम कछुआ सांप ब्रह्मांड के सबसे महान रहस्यों का प्रतीक था। प्राइमल स्तर तक कौन पहुंच गया? हमारे ड्रैगनवेल शिखर पर कई वांशियांग राक्षस हैं और उनमें से कई शिखर स्तर पर हैं। मैंने सुना है कि पिछली बार जब महामहिम वांशियांग राक्षसों के एक समूह को लेकर बाहर गए थे तो वे अकेले ही लौट आए थे। मैंने सुना है कि उनके साथ गए बाकी सभी वांशियांग राक्षस मर गए। वे सब मर गए? ठीक है। ड्रैगनवेल पीक के वांशियांग राक्षसों, जिनमें महामहिम भी शामिल हैं, की कुल संख्या सिर्फ 2 या 3 है। इस बार महामहिम ही सफलता हासिल करेंगे। जब राक्षस आपस में बातें कर रहे थे, माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली नेता ड्रैगनवेल राक्षस अपने बंद ध्यान कक्ष से बाहर आया। हा 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 हा। विशालकाय ड्रैगनवेल खुशी से हंसा। उसकी हंसी गरज की तरह लहरों में फूट पड़ी, जिससे पूरा ड्रैगनवेल शिखर हिल गया। उसकी हंसी सुनकर ये राक्षस कैसे नहीं समझ पाए? उनके राजा ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। ड्रैगनवेल के सामने खड़े सभी राक्षस घुटनों के बल गिर पड़े और एक साथ चिल्लाए, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। दूर के राक्षस भी चिल्लाने लगे और फिर और भी दूर के राक्षस। संक्षेप में पूरे ड्रैगनवेल पीक के सभी राक्षस चिल्लाने लगे, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। उनकी आवाजें आसमान और बादलों में गूंज रही थीं। आदिम अवस्था तक पहुंचने पर व्यक्ति को पूरे स्टिलवाटर कमांडरी क्षेत्र का संचालक माना जाएगा। इसके अलावा ड्रैगनवेल की जन्मजात प्रतिभाओं को देखते हुए भले ही उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की हो, उसकी युद्ध शक्ति अभी भी अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक होगी। महाराज, आपने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया है, लेकिन आज आप आदिमानव बनने की राह पर चल पड़े हैं। आपको अनंत जीवन प्राप्त हुआ है और भविष्य में अमर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। एक तीखे मुंह वाला बंदर जैसा राक्षस उसके बगल में चापलूसी कर रहा था। आदिमानव बनने पर व्यक्ति का जीवन काल वास्तव में अनंत हो जाता है। हालांकि बढ़ती हुई शक्तिशाली 3 विपत्तियां, 9 क्लेश आदिमानवों को अंततः किसी न किसी समय मृत्यु का कारण बनते हैं। इस प्रकार केवल दिव्य अमर बनने पर ही व्यक्ति को वास्तव में अनंत जीवन प्राप्त होगा।
फिर भी चापलूसी सुनना काफी सुखद था। महामहिम की जन्मजात प्रतिभाएं अविश्वसनीय हैं और वह एक ड्रैगनवेल हैं जिनके पास एक राक्षस का शरीर है। यहाँ तक कि अमर भी महामहिम के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। पास में मौजूद एक अन्य राक्षस जो शैतानी रूप से आकर्षक था ने खुश होकर कहा, महाराज। एक के बाद एक व्यक्ति उनकी चापलूसी करने लगे। ड्रैगनवेल ने आसपास के छोटे राक्षसों पर नजर डाली। उसने मन ही मन आह भरी। अतीत में उसका ड्रैगनवेल शिखर माउंट डेमोनलोड्स क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हुआ करता था और वहां हमेशा 10 से ज्यादा वांशियां राक्षस मौजूद रहते थे। हालांकि उस मानव जीनिंग द्वारा किए गए नरसंहार के बाद केवल 2 वांशियां राक्षस ही बचे थे और वे ड्रैगनवेल शिखर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उसके सामने ये छोटे जिफू राक्षस केवल चापलूसी ही कर पाते थे। अमर, ड्रैगनवेल ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह पता था कि वह कितना शक्तिशाली है। मैंने सिर्फ की रिफाइनर के रूप में ही सफलता हासिल की है, फेन गॉड के रूप में नहीं। प्राइमल बनने के बाद हालांकि मेरी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी मैं अमरों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हूँ। फिर भी भविष्य में अगर मेरा सामना उस मानव बदमाश जीनिंग से हुआ तो मैं उसे जरूर मौत के घाट उतार दूंगा। ड्रैगनवेल राक्षस की गहरी हरी आंखें एक क्रूर रोशनी से चमक उठीं। बड़े भाई, आपकी सफलता पर बधाई। बड़े भाई, दूर से रोशनी की 2 किरणें चमकती हुई दिखाई दी। ये ड्रैगनवेल चोटी पर रहने वाले 2 अन्य वांशियां राक्षस थे। ड्रैगनवेल ने उनकी ओर देखा, फिर स्पष्ट स्वर में कहा, भाइयों, यह अच्छा है कि तुम आ गए। मैंने अभी अभी अपनी सफलता हासिल की है। जब मैं सोचता हूँ कि उस मानव नवले ने हमारे अन्य भाई बहनों का कैसे कत्लेआम किया तो मेरा दिल दुखता है और मुझे अंतहीन पछतावा होता है। मैं अभी गौल पर्वत के जंगली दलदलों के किसी अन्य राक्षस को जो हमारे साथ अच्छे संबंध रखता है उसे खोजने में मेरी मदद करने का आदेश देने ही वाला था। हमें उन 2 मानव नवले को ढूंढना ही होगा। बहुत अच्छी बात कही बड़े भाई। ठीक है, हमें सचमुच बदला लेना चाहिए। वे दोनों राक्षस जमीन पर उतरे। उनके शरीर विशालकाय और काले थे और उनके सिरों पर घुमावदार सींग थे। वे बाइसन जैसे राक्षस थे और ड्रैगनवेल को इन्हीं दोनों पर सबसे ज्यादा भरोसा था। जब वह युद्ध के लिए निकलता तब भी वह अपनी मांद की रक्षा के लिए इन दोनों को अपने पीछे रखता। ड्रैगनवेल ने सिर हिलाया। मैं किसी को भेजकर विभिन्न राक्षस राजाओं तक ये पत्र पहुंचा दूंगा और उनसे जांच में मदद मांगूंगा। अब जब आपने ये सफलता हासिल कर ली है तो विभिन्न राक्षस राजाओं को आपको मुंह की खानी पड़ेगी। महाराज, मुझे विश्वास है कि हम उन्हें शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। दोनों बाइसन जैसे राक्षस एक साथ बोले। ड्रैगनवेल ने चमड़े का एक चर्मपत्र निकाला। उस पर उसने निंग, नॉर्टसन और किंग का वर्णन लिखा। साथ ही उनके चित्र भी बनाए जो अपनी सटीकता में लगभग सजीव थे। इसके अलावा उसने ड्रैगन के सिर वाले युद्धपोत और कुछ अन्य अनोखे पहलुओं का भी वर्णन किया। उसने इस चर्मपत्र को अपनी शक्तिशाली आदिम आभा से भी भर दिया। ये जल छाप तकनीक थी। एक जल प्रकार के राक्षस होने के नाते ड्रैगनवेल को स्वाभाविक रूप से इस तकनीक का उपयोग करना काफी आसान लगा। उसने इसका दर्जनों बार इस्तेमाल किया, चमड़े के चर्मपत्र की 10 प्रतियां बनाईं और फिर उसने अपने कई जिफू राक्षसों को पत्र पहुंचाने का निर्देश दिया। जल्द ही जिफू राक्षस प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए तथा राक्षसों के बीच शक्ति के विभिन्न ठिकानों की ओर बढ़ने लगे। जब मैं उस नन्हे मुन्ने इंसान के बारे में सोचता हूँ तो मैं उसका मांस खाने और उसका खून पीने से खुद को रोक नहीं पाता। ड्रैगनवेल ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने अपने जीवन भर के भाई की मौत का बदला भी नहीं लिया है और अब इतने सालों से मेरे साथ रहे इतने सारे भाई बहन भी मर गए हैं। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ घृणास्पद। बड़े भाई, अभी नाराज मत हो। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में तुम्हें कोई खबर जरूर मिलेगी। एक बार जब हम उन मानव बदमाशों को ढूंढ लेंगे तो हम उन्हें मार डालेंगे। दोनों बाइसन प्रकार के राक्षसों ने उसे शांत करने की कोशिश की। सच, ड्रैगनवेल ने सिर हिलाया। मैं कुछ दिन और सहन करूंगा, फिर जाकर उन्हें मार डालूंगा। मोर राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने चमड़े के स्क्रॉल पर नजर डाली और जैसे ही उसने ऐसा किया उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने सिंहासन से नीचे देखा। तुम्हारा राजा, क्या वह आदिम स्तर तक पहुंच गया? हमारे राजा ने आज ही सफलता हासिल की, जिफू स्तर के वानर ने प्रसन्नता से कहा। मोर राजा ने सिर हिलाया। समझ गया। मैं अपने अधीन राक्षसों को इन दोनों मनुष्यों और उस नीला आकाश सांप की खोज में मदद करने का निर्देश दूंगा। जाओ और रिपोर्ट बनाओ। शक्तिशाली राक्षसों के एक के बाद एक समूह को ड्रैगनवेल के पत्र मिले। पत्र से उन्हें आभास हो गया कि ड्रैगनवेल आदिम स्तर तक पहुंच गया है। वे शक्तिशाली राक्षस जो पहले ड्रैगनवेल के बराबर थे अब उसके साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन सभी ने उन 2 मनुष्यों और नीला आकाश सांप की खोज शुरू करने का आदेश दिया। इस बीच निंग और नॉर्टसन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया में क्या हुआ था। बर्फ के कमरे में निंग और नॉर्टसन भयंकर बर्फ के सामने कमल की मुद्रा में बैठे थे। भयंकर बर्फ की वह शिरा जो पहले कई दसियों मीटर बड़ी थी अब 30 मीटर से भी कम रह गई थी। जाहिर है अब वह एक पूरे आकार की हो गई थी। अवशोषित करना। एक के बाद एक भयंकर बर्फ के टुकड़े लगातार निंग और नॉर्टसन के मुहाने की ओर उड़ रहे थे। हालांकि स्पष्ट रूप से निंग की अवशोषण दर कहीं ज्यादा तेज थी। बस इतना ही, निंग का पूरा ध्यान अपने जिफू क्षेत्र पर था। उसने जरा भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। जिफू क्षेत्र में तात्विकी के समुद्र के ऊपर छोटे से द्वीप के भीतर की बर्फ जमने लगी थी और आकार लेने लगी थी। इस समय जिफू क्षेत्र के भीतर जमा हुआ बर्फ एक जहरीले दाने जैसा था जो किसी भी क्षण फट सकता था, जिससे पूरा जिफू क्षतिग्रस्त हो सकता था।
यह एक बेहद खतरनाक क्षण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्फ अभी पूरी तरह से जमकर आकार नहीं ले पाई थी। निंग जितना ज्यादा अवशोषित करेगा, खतरा उतना ही ज्यादा होगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सब कुछ सुरक्षित हो पाएगा। मैंने पर्याप्त मात्रा में विकट बर्फ अवशोषित कर ली है। अब मुझे इसे एक बीज में संघनित करना शुरू करना चाहिए। निंग ने कुछ क्षण तैयारी में बिताए और फिर एक विचार के साथ अपने जिफू क्षेत्र के आकाश में मौजूद हजारों तारों ज़ेड रैबिट और गोल्डन क्रो से उस विकट बर्फ द्वीप की ओर प्रकाश की किरणें बरसाना शुरू कर दिया। इन प्रकाश किरणों में अतुलनीय रूप से शुद्ध तात्विक की थी और जैसे ही वे विकट बर्फ द्वीप के ऊपर हवा में प्रकट हुईं, वे वहां एकत्रित होने लगीं। उन्होंने विकट बर्फ के ऊपर एक अतुलनीय पारदर्शी मुहर बना दी। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे किसी मिट्टी की प्राचीर या दीवार को उसके ऊपर खड़ा कर दिया गया हो, जिसने उसे पूरी तरह से घेर रखा हो। पूरा डियर आइस द्वीप अपनी पारदर्शिता में लगभग क्रिस्टल जैसा दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर कई रूनिक प्रतीक दिखाई देने लगे और डियर आइस हर रूम के ऊपर दिखाई देने और संघनित होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये रूम किसी बड़े पेड़ की अनगिनत शाखाएं हों। कुछ समय बाद चट चट जमीन से उगने वाली जंगली घास जैसी आवाज, पहाड़ की सतह से बर्फ की एक बेहद पतली परत उभरी, जो कांप रही थी, हिल रही थी, लेकिन बढ़ती ही जा रही थी। और इस तरह निंग के जिफू में बर्फ की एक नस यूं ही प्रकट हो गई। सफलता! निंग ने खुशी से अपनी आंखें खोलीं। उसने तुरंत दूर खड़े किंग को देखा, जो सावधानी से पहरा दे रहा था, और पास खड़े नॉर्टसन को घूर रहा था, जो अभी भी बैठा हुआ बर्फ को सोख रहा था। गुरुजी, आप सफल हुए? किंग ने उत्साह से पूछा। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को कुछ हुआ है? किंग ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस वह स्पष्ट रूप से आपके मुकाबले डायर आइस को बहुत धीरे अवशोषित करता है। आप केवल एक दिन में ही प्रत्यारोपण में सफल हो गए। उसकी गति को देखते हुए उसे पूरी प्रक्रिया पूरी करने में शायद 3 दिन लगेंगे। निंग ने सिर हिलाया। उसका जिफू उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई से भी ज्यादा स्थिर था और उसकी दिव्य इच्छाशक्ति भी प्रबल थी। वह डायर आइस को भी आसानी से नियंत्रित कर सकता था। यही कारण थे कि निंग को उम्मीद थी कि उसका प्रत्यारोपण जल्दी हो जाएगा। गुरुजी, मेरे पास आपके लिए एक बधाई उपहार है, जो आपको डायर आइस के प्रत्यारोपण में सफलता के लिए मिलेगा। किंग हंसा। बधाई उपहार? हम दोनों के बीच ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने अनायास ही हंसते हुए कहा। आपको ये जरूर पसंद आएगा, गुरुजी। किंग एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। फिर अपने हाथ की लहर से उसने एक विशाल लकड़ी का संदूक निकाला, जो पूरी तरह से धूसर था और जिसमें से एक सौंधी खुशबू आ रही थी। निंग ने हैरानी से कहा, संदूक के अंदर कुछ है, देखो। किंग ने बड़े गर्व से उस लकड़ी के संदूक का ढक्कन खोला। उसके अंदर 2 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा बर्फ का एक टुकड़ा था, जो हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। जब बर्फ का ये टुकड़ा पूरी तरह से बाहर आया, तो आसपास का तापमान गिरने लगा। ये समझना जरूरी है कि यह शुरू से ही बर्फ का एक कमरा था, और फिर भी ये बर्फ का टुकड़ा तापमान को और भी कम करने में सक्षम था। ये प्राचीन हिमनद बर्फ है, किंग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। मैंने इसे भी गौल पर्वत के जंगली दलदलों में खोजा था। उस जगह पर तरल पदार्थ का एक बर्फीला कुंड भी है। मैं उस बर्फीले कुंड में लेटा हुआ और अपनी बर्फ को पोषण देने के लिए उससे निकलने वाली ठंडी आभा को सोखते हुए बहुत आनंद ले रहा था, तभी अचानक कुछ अमर साधक आ गए। इस तरह मैंने प्राचीन हिमनद बर्फ का ये टुकड़ा खोद निकाला। निंग को वाकई बेहद खुशी और हैरानी हुई। किंग वाकई एक छोटा सा खजाना था। उसके शरीर में मौजूद वह बर्फ का टुकड़ा बस एक अंकुर था, 9वीं कक्षा का बर्फ। उसे लगातार पोषण की जरूरत थी। हालांकि उसे पोषण देने के लिए मौलिक की का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी होती। कुछ खास तरह के कीमती दुर्लभ खजानों का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा तेज होता, और प्राचीन हिमनद बर्फ उनमें से एक थी। क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? निंग ने पूछा। खुद इस्तेमाल करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। किंग के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी झलक दिखाई दी। हे, मैंने काफी खोद कर निकाला है। बस एक छोटा सा टुकड़ा दिया है तुम्हें। तुम्हारे प्राचीन हिमनद की बर्फ का टुकड़ा कितना बड़ा है? निंग ने पूछा। 10 मीटर ऊंचा। किंग ने अपना सिर नीचे किया, फिर अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाया। अचानक कहीं से बर्फ का एक विशाल टुकड़ा प्रकट हुआ। वह एक छोटे हिमखंड जैसा लग रहा था, और फिर किंग ने उसे फिर से संभालते हुए वह गायब हो गया। निंग ने पलकें झपकाईं। वह सचमुच 10 मीटर ऊंचा था। फिर उसने मुड़कर अपने बधाई उपहार की ओर देखा, जो प्राचीन हिमनद की बर्फ का 6 फुट ऊंचा टुकड़ा था। निंग ने सिर हिलाया और हंस दिया। उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और फिर तुरंत इस प्राचीन हिमनद की शक्ति का उपयोग अपने शरीर के भीतर की भयंकर बर्फ को पोषित करने के लिए करने लगा। पुस्तक 8, अध्याय 29, सभा। जी निंग वहीं बैठा था, उसका दाहिना हाथ बढ़ा हुआ था। एक धुंधली तात्विक ऊर्जा ने भारी लकड़ी के संदूक के भीतर प्राचीन हिमनद बर्फ के टुकड़े को ढंक लिया। प्राचीन हिमनद बर्फ की ठंडी ऊर्जा निंग ने धीरे धीरे अपने जिफू क्षेत्र में अवशोषित कर ली। जिफू क्षेत्र में उस ठंडी ऊर्जा के संपर्क में आते ही वह भयंकर बर्फ तुरंत ही उसे उत्तेजित और बेतहाशा अवशोषित करने लगी। मास्टर, किंग, जो काफी देर से हिचकिचा रहा था, अचानक बोल पड़ा। अरे, निंग ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मास्टर, जब आप अपने प्राचीन हिमनद की बर्फ का टुकड़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं आपको और दे सकता हूँ। किंग ने ध्यान से जी निंग की ओर देखा। मैं आपको 6 फुट का एक और टुकड़ा दूंगा। निंग तुरंत हंसने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि यह छोटी किंग थोड़ी कंजूस है। जैसे ही उसने छोटी किंग की तरफ देखा,
उसके मन में अचानक एक और औरत का चित्र उभर आया, बड़ी बहन ऑटम लीफ। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया, मुझे स्वेलो माउंटेन छोड़े 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। उसे देखे हुए 3 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि बड़ी बहन ऑटम लीफ कैसी होंगी, वह औरत जो बचपन से ही उसके साथ थी, जो उसके लिए बड़ी बहन जैसी थी। निंग के मन में उसके लिए गहरी भावनाएं थीं। रेनड्रैगन गार्ड बनने के बाद मुझे उन 3 अपराधियों की जांच शुरू करनी होगी, जिन्होंने कई साल पहले पिता, माँ और चाचा को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। निंग ने मन ही मन सोचा, और मुझे स्वेलो माउंटेन वापस जाकर बड़ी बहन ऑटम लीफ, ब्लूस्टोन और सरपेंटविंग लेक से भी मिलना है। निंग को अचानक सरपेंटविंग झील पर लौटने की तीव्र इच्छा हुई। बहुत समय हो गया था जब वह सरपेंटविंग झील के ऊपर उस छोटी सी नाव में लेटा था और उसकी सतह पर तैर रहा था। सरपेंटविंग झील। निंग ने ये सोचते ही उसकी आंखों में एक मंद, प्रचंड प्रकाश चमकने लगा। जल्द ही वह दिन आएगा जब मैं ये सुनिश्चित कर सकूंगा कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ वे हमेशा आनंदमय जीवन जिएं। मेरे आसपास रहने वालों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कभी नहीं। निंग का हृदय एक अतुलनीय प्रबल इच्छा से भर गया और उसका दाव हृदय अत्यंत पवित्र था। स्नोड्रैगन पर्वत के बारे में क्या? वे मेरे अमर पथ पर मेरे पहले कदम से ज्यादा कुछ नहीं हैं। निंग का लक्ष्य हमेशा से एक ऐसी महाशक्ति बनना था जो तीनों लोगों पर अपना प्रभुत्व जमा सके, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। स्नोड्रैगन पर्वत। निंग ने उन्हें कभी अपनी पहली प्राथमिकता नहीं माना था। पलक झपकते ही बर्फ के उस कमरे में 3 दिन बीत गए। निंग के शरीर में मौजूद डियर आइस प्राचीन हिमनदों की बर्फ से पोषित होकर अब काफी बड़ी हो गई थी और 8वीं कक्षा तक पहुंच गई थी। हालांकि केवल शुरुआती कक्षाएं ही इतनी तेजी से आगे बढ़ पाती। जैसे जैसे यह आगे बढ़ती, इसकी गति धीमी होती जाती। कमजोर क्षमता वाली कुछ प्रकार की डियर आइस के लिए पहली कक्षा तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं होती। अरे, निंग ने पास खड़े नॉर्थसन की ओर देखा। नॉर्थसन अपनी आंखें खोल रहा था। सफलता, निंग ने कहा। ठीक है। नॉर्थसन की आंखें भी खुशी से भर गईं। वुडी, किंग ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। इसे उस डायर आइस को प्रत्यारोपित करने के लिए बधाई उपहार समझो। उपहार? मेरे लिए? नॉर्थसन तुरंत चकित हो गया। हाँ, किंग ने आत्मसंतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसके नाजुक हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। लकड़ी के बक्से का आकार देखकर निंग ने तुरंत अपने माथे पर हाथ रख लिया। देखो, किंग ने लकड़ी का बक्सा खोला। प्राचीन हिमनद बर्फ। नॉर्थसन ने आश्चर्य से तुरंत पुकारा। इससे पहले उसने अपना सारा ध्यान भयंकर बर्फ को प्रत्यारोपित करने में लगा रखा था और अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं बटा पाया था। स्वाभाविक रूप से उसने बाहर हो रही बातचीत पर कोई ध्यान नहीं दिया था। निंग ने अपनी आंखों के कोने से संदूक पर नजर डाली। उस छोटी संदूक के अंदर प्राचीन हिमनद की बर्फ का वह टुकड़ा महज आधा फुट लंबा था। किंग ने जल्दी से निंग की ओर देखा और उसे आंख मारी। मैं कैसे मान लूं? नॉर्थसन ने कहना शुरू किया, लेकिन निंग उठकर बीच में बोल पड़ा, बस ले लो। तुम्हारे लेने के बाद हम तुरंत निकलेंगे और अर्थफायर नस पर जाएंगे। पास की भयंकर बर्फ की शिरा का आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्सा बचा था। निंग जाकर दूसरे वांशियांक सिद्धों को ढूंढ सकता था और व्यापार कर सकता था। लेकिन गौल पर्वतों के जंगली दलदलों में 2 सामूहिक लड़ाइयों ने, एक उन 6 वांशियांक सिद्धों के खिलाफ और दूसरी उन 10 से ज्यादा वांशियांक राक्षसों के खिलाफ, निंग को कुछ न कुछ जरूर सिखा दिया था। अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए बाहरी दुनिया में साहसिक कार्यों के दौरान उसके लिए खजाने हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसे 1-2 वांशियांक सिद्धों के साथ संभावित व्यापार की साजिश रचने में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। एक उजाड़ पहाड़ की चोटी पर एक जियांटियन राक्षस पहरा दे रहा था। महामहिम ने मुझे उस मानव साधक की तलाश में विभिन्न पर्वतों पर गश्त लगाने और जांच करने का आदेश दिया था। गौल पर्वत के जंगली दलदलों में बहुत सारे पर्वत हैं। कौन जाने वह मानव साधक किस पर्वत पर गया है। मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ कि इस पर्वत पर गश्त करते हुए उनसे टकरा जाऊं। एक पीले बालों वाला राक्षस एक विशाल चट्टान पर टिका हुआ था। एक जियांटियन राक्षस होने के नाते वह स्वेलो पर्वत क्षेत्र में भी एक मामूली व्यक्ति होता। यहाँ गौल पर्वत के जंगली दलदलों में वह और भी मामूली व्यक्ति था। 2 मानव युवकों ने वास्तव में राजा ड्रैगनवेल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। पीले बालों वाले राक्षस को अभी भी पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट रूप से याद थी। ड्रैगनवेल द्वारा भेजे गए चमड़े के चर्मपत्र के पन्ने की हजारों प्रतियां बनाने के लिए जल मुद्रण तकनीक का उपयोग किया गया था। सभी जियांटियन राक्षसों ने उसकी विषय वस्तु देखी थी और उन्हें याद भी थी। स्विश! अचानक बादलों के बीच से एक रोशनी की किरण पास के पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ी। क्या ये? पीले बालों वाला राक्षस एकदम से चौंक गया। गौर से देखने पर उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव उभरे। इसमें कोई शक नहीं, यह एक ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत है। ड्रैगन के सिर वाले युद्धपोत को पहाड़ की ओर उड़ते देखने के बाद उसने 3 आकृतियों को उतरते देखा, निंग, नॉर्थसन और किंग। और फिर वे तीनों हवा में गायब हो गए। यह वहां वाला पहाड़ है। आसपास कोई राक्षस नहीं है, बस कुछ छोटे मोटे राक्षस हैं जो चिंता करने लायक नहीं है, किंग ने कहा। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत तुरंत नीचे की ओर गोता लगा गया। निंग ने अपनी दिव्य इंद्रिय को 300 किलोमीटर तक फैला दिया। यह वह अधिकतम सीमा थी जहां निंग उस समय खोज कर सकता था। ऐसा करने पर वास्तव में उसने देखा कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में केवल छोटे मोटे राक्षस ही मौजूद थे। एक ऐसा राक्षस था जो शायद जिफू के स्तर का ही था और जो एक निजी कमरे में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा था। चलो चलें। उन्होंने पहाड़ के हृदय में प्रवेश करते हुए अपनी गति तकनीक का प्रदर्शन किया।
पहाड़ से गुजरते हुए किंग ने रास्ता दिखाया। अगर हम इस सुरंग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम जल्दी ही नदी तक पहुंच जाएंगे। अगर हम नदी के साथ साथ चलें तो हम जल्द ही अर्थफायर शिरा देख पाएंगे। सचमुच कुछ ही पल बाद उस उदास अंधेरे भूमिगत तल में एक भूमिगत नदी प्रकट हुई। नदी के सिरे पर 6 मीटर चौड़ी दरार थी और उस दरार के भीतर सुनहरी आग की एक लपट थी। पृथ्वी अग्नि शिरा। निंग की आंखें चमक उठीं। ये तो स्वर्ण ज्वाला पृथ्वी अग्नि होनी चाहिए। निंग ने तुरंत पहचान लिया, ये भी एक बेहतरीन प्रकार की पृथ्वी अग्नि है। निंग के दिल में अपार खुशी का एहसास हुआ और उसने नीचे की ओर देखा। गहरी दरार के नीचे तपते हुए लावा की एक उफनती नदी बह रही थी। लावा की नदी के ऊपर यहाँ स्वर्ण ज्वाला पृथ्वी अग्नि का प्रकट होना स्वाभाविक था। लेकिन जब निंग ने लावा को देखा, किसी कारण से अचानक उसका दिल बैठ गया। ये खतरे का एक अस्पष्ट सा एहसास था जिसे उसकी आत्मा के गहरे अंधेरे क्षेत्र में कुछ महसूस कर सकता था। यह एक चेतावनी थी। निंग ने अपना सिर घुमाया, अब लावा की नदी को नहीं देख रहा था और खतरे का एहसास तुरंत गायब हो गया। क्या नीचे बिखरा हुआ कोई क्षेत्र हो सकता है? निंग ने मन ही मन सोचा। जब निंग आमतौर पर टूटे हुए अंतरिक्ष के किसी मुड़े हुए हिस्से को देखता तो उसका दिल भी थोड़ा सिकुड़ जाता। गौल पर्वत के जंगली दलदल जैसी जगह में ऐसी स्थितियां बेहद आम थीं। लावा में मत जाओ, खासकर तुम, छोटी किंग। बेतहाशा उसमें मत घुसना, निंग ने निर्देश दिया। लावा में मत घुसना। किंग ने निंग की तरफ देखा। निंग ने सिर हिलाया। नीचे कोई स्थानिक विकृति या दरार होनी चाहिए। सावधान रहना। ठीक है, मुझे शायद पृथ्वी की अग्नि इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा क्योंकि मेरे शरीर में पहले से ही बर्फ जमी हुई है। मुझे पृथ्वी की अग्नि इकट्ठा करने में और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे 3 से 6 दिन लगेंगे। निंग फिर स्वर्ण ज्वाला पृथ्वी की अग्नि के पास कमल की मुद्रा में बैठ गया। इसे हम पर छोड़ दो, किंग ने कहा। नॉर्टसन ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, आराम करो, मैं अभी जाकर संरचना स्थापित करता हूँ। उन दोनों ने पहाड़ के बाहर पहले ही एक अलार्म संरचना स्थापित कर ली थी और फिर गोल्ड फ्लेम अर्थफायर शिरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने एक दूसरी विस्मयकारी संरचना स्थापित कर ली। निंग कमल मुद्रा में बैठा था। उसने अपना मुंह खोला और तात्विक की के चिमटों से स्वर्ण ज्वाला पृथ्वी की अग्नि को सीधे अपने मुंह और अपने शरीर में पहुंचाया। पृथ्वी की अग्नि और विकट बर्फ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। चूंकि निंग के शरीर में पहले से ही विकट बर्फ थी, इसलिए उसे पृथ्वी की अग्नि को अपने शरीर में अवशोषित करते समय बेहद सावधानी बरतनी पड़ती थी। अगर उसमें से कुछ भी बाहर निकल जाता और पृथ्वी की अग्नि और विकट बर्फ आपस में टकराती तो विस्फोट हो जाता। अगर निंग अपने फेंट गॉड शरीर की बदौलत बच भी जाता तो भी उसका जिफू क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाता। अगर वह भाग्यशाली भी रहा और वह नष्ट नहीं हुआ, तब भी उसे इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचता कि वह अपने पिता की तरह कभी भी की रिफाइनर के रूप में आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि निंग इस छोटे से जोखिम के कारण इस अवसर को छोड़ नहीं सकता था। अमरता का मार्ग हमेशा ऐसा होता है जिसमें अमर बनने के किसी भी अवसर के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। जियांटियन राक्षस बड़ी मुश्किल से वापस दौड़कर रिपोर्ट देने आया था और फिर जिफू राक्षस खुद ड्रैगनवेल पीक पर रिपोर्ट देने गया था। राजा ड्रैगनवेल, यह नक्शा है। 3 दिन पहले जिन इंसानों का आप पीछा कर रहे हैं, महाराज, वे इसी इलाके में दिखाई दिए थे। एक काले बालों वाला भालू राक्षस बड़े सम्मान से बोल रहा था। यहाँ ड्रैगनवेल अपने सिंहासन पर बैठा अपने हाथों में लिए नक्शे को घूर रहा था। उसने तुरंत जगह समझ ली। बहुत अच्छा, वापस जाकर बूढ़े वुल्फ से कहो कि उसने इस बार मेरी मदद की है और मैं उसे याद रखूंगा। ड्रैगनवेल की आवाज जोर से उठी। हाँ, काले रोहेदार भालू राक्षस ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, फिर तुरंत चला गया। ड्रैगनवेल की गहरी हरी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं और उसके शरीर से निकलने वाली आभा पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा हिंसक थी। प्राइमल डायर मॉन्स्टर बनने के बाद उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। बड़े भाई, पास खड़े 2 बाइसन प्रकार के डायर मॉन्स्टर्स ने अपने राजा की ओर देखा। मैं उस इंसानी बदमाश को मार डालूंगा। मेरे दोनों भाई, अभी ड्रैगनवेल पीक की देखभाल करो, ड्रैगनवेल ने निर्देश दिया। चिंता मत करो बड़े भाई, यहाँ सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, 2 बाइसन प्रकार के डायर मॉन्स्टर्स ने जवाब दिया। फिर बस मेरे लौटने और जश्न की शराब पीने का इंतजार करो। ड्रैगनवेल ने एक क्रूर हंसी हंसी और फिर उसका शरीर एक चमक के साथ गुफा से गायब हो गया। जल्द ही आकाश में प्रकाश की एक नीली रेखा दिखाई दी जो क्षितिज की ओर बढ़ती और गायब हो गई। एक हरे पत्ते के ऊपर 3 वांशियांक सिद्ध लोग बादलों के बीच से उड़ रहे थे। साथ ही दाऊवादी डोंगवन, क्या हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां तुमने कहा था कि तुम्हें अग्निशिरा मिली थी? एक गंजी काले वस्त्र पहने महिला दबावपूर्ण स्वर में बोल रही थी। उसका चेहरा लाल टैटू से ढका हुआ था और वह बिल्कुल शैतानी लग रही थी। तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने स्वर्ग के ताऊ की शपथ ली है। तुम्हें किस बात का डर है? सुनहरे वस्त्र पहने डोंगवन मुस्कुराते हुए बोला। पृथ्वी की अग्निशिरा एक अत्यंत गुप्त स्थान पर है। पहाड़ के भीतर वह गुफा भी अत्यंत दुर्गम है और उसे ढूंढना कठिन है। मुझे वह केवल भाग्य से ही मिली। मुझे विश्वास है कि इतने कम समय में कोई और उसे ढूंढ नहीं पाया होगा। डोंगवन बहुत खुश था क्योंकि उसने इस अग्निशिरा के स्थान का सौदा काफी खजानों के बदले किया था। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ एक समझौता था। दोनों पक्षों ने स्वर्ग के ताऊ की शपथ ली थी। जब वे वास्तव में अग्निशिरा तक पहुंचेंगे तभी वे उसे ये वस्तुएं देंगे। हम यहाँ हैं, ये हमारे नीचे वाला छोटा सा पहाड़ है। डोंगवन ने बादलों के बीच से नीचे की ओर इशारा किया जहाँ एक छोटा सा पहाड़ धुंधला सा दिखाई दे रहा था।
वह उजाड़ छोटा सा पहाड़, राक्षस भी उस जगह पर कब्जा करने की जहमत नहीं उठा सकते। ये बिल्कुल साधारण है। उसके बगल में खड़े दो वांजियांग सिद्धों, एक पुरुष और एक महिला, की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। मेरे पीछे आओ, डोंगवन ने आत्मविश्वास से कहा और फिर उसने उड़ते हुए खजाने को तेजी से नीचे उतरने के लिए नियंत्रित किया। पुस्तक 8 अध्याय 30 शिकार। भूमिगत क्षेत्र के भीतर गहराई में जी निंग कमल मुद्रा में बैठे थे। पृथ्वी की अग्नि की लपटें लगातार उनके जिफू क्षेत्र में समा रही थीं। जमीन की दरार के भीतर सुनहरी लौ की अग्नि की चमक अब पहले से कहीं कमजोर हो गई थी। अरे, नॉर्थसन का चेहरा अचानक बदल गया। क्या है? किंग ने जल्दी से उसकी ओर देखा। कोई इंसान आया है। नॉर्थसन का चेहरा अब काफी गंभीर हो गया था। यह कोई राक्षस भी हो सकता है। किसी भी तरह पहाड़ पर किसी न किसी तरह का जीव घुस आया है। इससे पहले उन्होंने पहाड़ के भीतर एक अलार्म संरचना स्थापित कर दी थी। चूंकि अलार्म संरचनाएं उपयोगकर्ता को चेतावनी देने के लिए होती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थीं कि उनसे कोई भी तात्विक की तरंगें उत्पन्न नहीं होती थीं। जो कोई भी उस क्षेत्र में घुसता, वह अनजाने में अलार्म संरचना को सक्रिय कर देता। हालांकि नॉर्थसन के लिए ये जानना संभव नहीं था कि वास्तव में कौन आया है। भयावह संरचना को सक्रिय करो, नॉर्थसन ने निर्देश दिया। चाहे वह कोई वांशियांग सिद्ध या डायरे मॉन्स्टर ही क्यों न आया हो, भले ही वे भूमिगत नदी क्षेत्र में दूर से ही प्रवेश कर जाएं, वे इस भयावह संरचना से चकित और प्रभावित होंगे। ठीक है। किंग ने जल्दी से उस संरचना को सक्रिय कर दिया जो निंग ने उसे दी थी। स्नोड्रैगन पर्वत के वांशियांग सिद्ध डोंगवन इस समय बहुत अच्छे मूड में थे और उन्होंने इन दो अन्य सिद्धों को बहुत ही अभ्यासपूर्ण तरीके से भूमिगत नदी की ओर ले गए। ये सचमुच बहुत छिपा हुआ है। पास खड़ी, काले वस्त्र पहने, गंजी महिला हंसी। उसके बगल में खड़े गंजे, सफेद वस्त्र पहने आदमी ने सिर हिलाया। इस पर्वत में केवल गति कलाओं के माध्यम से ही प्रवेश किया जा सकता है। अगर किसी में दिव्य बोध न हो, तो वह वास्तव में इस स्थान को खोजकर प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही ताओवादी डोंग, आप इस स्थान में कैसे प्रवेश कर पाए? तुम गलत हो। डोंगवन ने सिर हिलाया। इस पहाड़ के अंदर जाने का एक बहुत ही छिपा हुआ रास्ता है जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। मुझे ये संयोग से मिला था, लेकिन मैं उस रास्ते को पहले ही नष्ट कर चुका हूँ। तो यही स्थिति है। दोनों गंजे सिद्धों ने सिर हिलाया। जल्द ही वे तीनों नदी के किनारे पहुंच गए। देखो, डोंगवन ने दूर की ओर इशारा किया। अगर हम उस नदी के किनारे किनारे चलते रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें, तो हम जल्द ही अर्थफायर शिरा देख पाएंगे। पृथ्वी अग्नि शिरा की खोज के बाद हम दोनों साथी शिष्य अपना वादा पूरा करेंगे। गंजा, सफेद वस्त्रधारी आदमी मुस्कुराया। अच्छा, डोंगवन ने सिर हिलाया। स्वूश स्वूश स्वूश। तीनों नदी के किनारे तेज रफ्तार से आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद डोंगवन ने अचानक हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, रुको। आदमी और औरत ने उसकी तरफ देखा। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। डोंगवन ने भौहें चढ़ाकर आगे देखा। तर्कसंगत रूप से कहें तो अब तक हमें दूर से पृथ्वी की आग दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। क्या? दोनों सिद्ध चौंक गए। महिला ने जोर से भौंकते हुए कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो। लेकिन उसके सफेद वस्त्रधारी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने सिर हिला दिया। जल्दबाजी मत करो। साथ ही दाववादी डोंग ने पहले ही स्वर्ग के दाव की शपथ ले ली है। उसे हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे आगे से तात्विक की लहरें महसूस हो रही हैं। लहरें? डोंगवन और काले वस्त्रधारी महिला दोनों ने उसकी ओर देखा। हाँ, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने सिर हिलाया। आगे बढ़ते रहें, जल्द ही तुम्हें भी इसका एहसास हो जाएगा। रेडलीफ होंगे ये? अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। डोंगवन ने आश्चर्य से आह भरी। ब्लडलोड्स मठ का प्रतिभाशाली शिष्य, उसकी आत्मा की शक्ति और संवेदनशीलता मेरी आत्मा से कहीं बेहतर है। उसने इन दोनों को इसलिए चुना था क्योंकि वह जानता था कि रेडलीफ बेहद शक्तिशाली है। अगर उसे किसी और वजह से देरी न हुई होती, तो शायद वह बहुत पहले ही रेन ड्रैगन गार्ड बन गया होता। रेडलीफ के पास निश्चित रूप से कई जादुई खजाने थे। ये जानते हुए डोंगवन ने उसके साथ व्यापार करने का फैसला किया। वे आधा किलोमीटर और आगे बढ़ गए। अब तक डोंगवन और वह महिला दोनों ही तात्विक की तरंगों को महसूस कर सकते थे। यह एक विस्मयकारी संरचना है, सफेद वस्त्रधारी रेडलीफ ने धीरे से कहा। इसके अलावा ये बेहद जटिल भी है। लगता है साथ ही ताओवादी डोंग, तुम्हारे जाने के बाद एक और अमर साधक आया था। क्या? इसकी क्या संभावना थी? डोंगवन ने दांत पीस लिए, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके आने से पहले ही नीला आकाश सांप इस जगह की खोज कर चुका था। यह विस्मयकारी संरचना एक पृथ्वी स्तरीय जादुई खजाना है और इसका उपयोगकर्ता वांशियांग स्तर का होना चाहिए। रेडलीफ ने मन ही मन उन्हें संदेश भेजा। इसके अलावा सामान्यतः केवल वांशियांग के सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार की पृथ्वी अग्नि का संग्रहण करेंगे। अगर मेरा अनुमान सही है, तो उन्हें हमारे आगमन का पता पहले ही चल चुका होगा। हालांकि चूंकि वे हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए शायद उन्हें हमें हराने का भरोसा नहीं है। ठीक है। डोंगवन और काले वस्त्र वाली महिला दोनों ने सिर हिलाया। थोड़ा इंतजार करते हैं, मुझे ये फॉर्मेशन तोड़ने दो, रेडलीफ ने कहा। तुम दोनों बाहर ही रहो, तुम्हें अंदर नहीं आना है। चिंता मत करो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, काले वस्त्रधारी महिला ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो। रेडलीफ की आंखें पूरे आत्मविश्वास से भरी थीं, और फिर वह उस विस्मयकारी संरचना में प्रवेश करने के लिए चल पड़ा। उस विस्मयकारी संरचना के भीतर ये डोंगवन, रेडबर्ड
होंगरुई और रेडलीफ हैं। उस विस्मयकारी संरचना के बीच से नॉर्टसन ने चुपचाप उन 3 आकृतियों की ओर देखा जो दूर नदी में उड़ रही थीं। ये देखकर वह चौंक गया। वे कौन हैं? किंग ने जल्दी से पूछा। डोंग वन स्नोड्रैगन पर्वत का है। रेडबर्ड और रेडलीफ ब्लडलोड्स मठ के 2 शिष्य हैं, नॉर्टसन ने कहा। जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी पास में ही बैठा निंग, जो कमल मुद्रा में बैठकर अग्नि का संचयन कर रहा था, चिंतित होने लगा। उसकी आत्मा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि कई आदिम ताओवादियों से भी अधिक शक्तिशाली। इसलिए उसे अग्नि का प्रत्यारोपण करते समय अपनी 6 इंद्रियों को पूरी तरह से बंद नहीं करना पड़ा। डोंग वन, रेडबर्ड, रेडलीफ, निंग के मन में एक विचार आया। ये तीनों, जब हम सबने क्रिम्सन ड्रैगन पर्वतों पर अपने नाम और उपाधियां बताईं और रेडलीफ ने अपना नाम बताया, तो सभी वांशियांक सिद्ध लोग चौंक गए। जाहिर है ये सिद्ध रेडलीफ एक असाधारण व्यक्ति है। मुझे इसकी गति बढ़ानी होगी। पहले निंग बेहद सतर्क रहता था और सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानता था। हालांकि वास्तव में वह काफी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था, जबकि खतरा बस थोड़ा सा ही बड़ा था। अवशोषित, एक के बाद एक पृथ्वी की आग की लपटें निंग के मुंह और उसके जिफू क्षेत्र में प्रवेश कर रही थीं। उसके जिफू क्षेत्र में भयानक बर्फ द्वीप से बहुत दूर स्थित पृथ्वी की आग द्वीप में पृथ्वी की आग की मात्रा बढ़ने लगी थी। गठन के बाहर रेडलीफ ऊंची आवाज में पुकारते हुए आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता कि इस गठन में कौन सा साथी ताओवादी है, लेकिन मैं आपसे उसे इकट्ठा करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। हम शांतिपूर्वक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करने को तैयार नहीं हैं और मुझे इस गठन को तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमें सौहार्द का सारा दिखावा त्यागना होगा। रेडलीफ, टुकड़ी के अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजी। आज्ञाकारी होकर चले जाओ। अगर तुमने सचमुच इस टुकड़ी को तोड़ दिया तो हम मरते दम तक लड़ेंगे। यह आवाज किसकी है? निपुण रेडलीफ ने भौहें चढ़ाईं। दूर खड़े डोंग वन और रेडबर्ड ने भी भौहें चढ़ाईं, क्योंकि वे रेनड्रैगन गार्ड के इस मुकदमे में शामिल हुए 100 सदस्यों में से हर एक की आवाज से भली भांति परिचित थे, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे थे कि यह आवाज किसकी है। चूंकि वह मुझे नाम से पुकार सकता है, तो वह निश्चित रूप से उन 100 में से एक है, रेडलीफ ने मन ही मन सोचा। चूंकि उसने जानबूझकर अपनी आवाज बदली थी और यह कहकर मुझे डराने की कोशिश की थी कि हम मरते दम तक लड़ेंगे। अगर वह सचमुच शक्तिशाली होता तो उसे ये हथकंडे अपनाने की क्या जरूरत थी? निपुण रेडलीफ ने शांति से उस विस्मयकारी संरचना में सीधे कदम रखा। ऐसा करते ही आसपास का वातावरण तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर एक भयावह कोहरा छा गया और दिशाएं बताना भी मुश्किल हो गया। निपुण रेडलीफ संरचना के भीतर खड़ा रहा और कुछ सहज कदम आगे बढ़ाए। संरचना के परिवर्तनों के साथ खुद को तालमेल बिठाने के बाद वह तुरंत हंसने लगा। जूनियर प्रशिक्षु बहन, साथी दाववादी डोंग, मैं निश्चित रूप से 2 घंटे के भीतर इस संरचना को तोड़ दूंगा। निपुण रेडलीफ की आवाज गूंजी। 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट बीत गया। नॉर्टसन और किंग से जानलेवा आभाएं निकलने लगीं। कुल 3, नॉर्टसन ने गुर्राते हुए कहा। किंग, तुम उस औरत का ख्याल रखना जो सबसे कमजोर लग रही है। बाकी 2 को मेरे पास छोड़ दो। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? किंग ने उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, मेरे पास भी कुछ चीजें हैं जो गुरु ने मुझे दी थीं, जिनका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। समय आने पर मैं उन दोनों को एक ही झटके में नष्ट कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम श्वेत कॉलेज के शिष्य इतनी आसानी से नाराज हो जाते हैं? नॉर्टसन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। ठीक है, मैंने भी ब्लैक व्हाइट कॉलेज की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। माना जाता है कि इसका हर एक सदस्य एक महान प्रतिभा है। किंग ने सिर हिलाया। तो फिर उस औरत को मेरे पास छोड़ दो। नॉर्टसन और किंग अत्यंत सतर्क थे तथा किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहते थे। अवशोषित करो। निंग ने और भी तेज गति से पृथ्वी की आग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ड्रैगनवेल राजा का विशाल शरीर इस छोटे से पहाड़ के ऊपर हवा में प्रकट हुआ था। वह पहाड़ की ओर घूर रहा था। उसकी गहरी हरी आंखें स्वर्ग को हिला देने वाली हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। यहीं, मानव जी निंग, मुझे आशा है कि तुम अभी भी यहाँ हो। ड्रैगनवेल राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की। धमाका, दिव्य ज्ञान की एक विशाल लहर तुरंत हर दिशा में फैल गई। आखिरकार उसने 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। उसकी आत्मा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसका दाव हृदय भी अत्यंत दृढ़ था। इस प्रकार एक आदिम निर्दैत्य बनने के बाद केवल 1 दिन के बाद उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। कुछ आदिम ताओवादियों को अपनी सफलता के बाद दिव्य बोध प्राप्त करने में 6 महीने या 1 साल लग जाता था। अगर किसी का आधार पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है तो दिव्य बोध प्राप्त करने की गति स्वाभाविक रूप से धीमी होगी। जी निंग जैसे व्यक्ति, जिसके पास जिफू स्तर पर दिव्य बोध था, को केवल एक राक्षस ही कहा जा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे लोग उसे पुनर्जन्म लेने वाला अमर मानते थे। ड्रैगनवेल की दिव्य इंद्रिय 100 किलोमीटर के दायरे में फैल गई और नीचे के छोटे से पहाड़ को पूरी तरह ढक लिया। अरे कोई नहीं, ड्रैगनवेल राजा ने भौहें चढ़ाईं। रुको, उस पहाड़ के भीतर सचमुच एक अलार्म संरचना है। दिव्य इंद्रिय अपनी सीमा के भीतर सब कुछ पूरी स्पष्टता से देख सकती थी। हालांकि रेडलीफ या डोंग वन भी उस अलार्म संरचना को नहीं खोज पाए थे। ड्रैगनवेल राजा ने उसे सहजता से खोज लिया था। वहां जरूर कोई होगा। ड्रैगनवेल राजा तुरंत दसियों किलोमीटर नीचे छोटे पहाड़ की ओर दौड़ा और फिर पलक झपकते ही पहाड़ के अंदर और अंदर चला गया। पहाड़ के भीतर ड्रैगनवेल ने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना का संचार किया। हा। ड्रैगनवेल के चेहरे पर तुरंत एक जंगली खुशी का भाव उभर आया।
इस बार उसने सहज ही भांप लिया कि 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक भूमिगत नदी के पास कई मानव साधक मौजूद थे। वह इंसान जी निंग पृथ्वी की आग इकट्ठा कर रहा है और एक मानव साधक एक संरचना के बाहर खड़ा है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगनवेल ठिठक कर हंसा। ये इंसान असल में आपस में लड़ रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। दुर्भाग्य से ये सब मर जाएंगे। मैं बाहर एक विशाल स्पेसलॉक सीलिंग संरचना स्थापित करूंगा और फिर उन सभी को मार डालूंगा। ड्रैगनवेल ने तुरंत अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। किसी भी इंसान को ड्रैगनवेल के आने का पता नहीं चला था। ड्रैगनवेल ने जानबूझकर अलार्म फॉर्मेशन से परहेज किया था। सिर्फ एक ही इंसान था जिसे उसके आने की खबर थी, वो थी जी निंग। जब ड्रैगनवेल की दिव्य इंद्रिय उसकी ओर बढ़ी तो निंग की अपनी दिव्य इंद्रिय ने भी उसे सहज ही भांप लिया। आखिरकार दिव्य इंद्रिय के लिहाज से तो निंग ड्रैगनवेल से भी ज्यादा शक्तिशाली था। दिव्य अनुभूति। निंग चौंक गया। एक आदिम ताओवादी या एक आदिम राक्षस। निंग सचमुच स्तब्ध रह गया। निंग ने पृथ्वी की अग्नि के अवशोषण की गति धीमी कर दी और एक ही विचार से अपनी दिव्य अनुभूति को तुरंत चारों ओर फैला दिया। उसने तुरंत ड्रैगनवेल राजा को खोज लिया, जो पहले ही छोटे पहाड़ के ऊपर आकाश में जा चुका था। ड्रैगनवेल राजा उस समय हर जगह संरचना के झंडे गाड़ रहा था, एक स्पेसलॉक सीलिंग संरचना तैयार कर रहा था। हा, इंसानी बदमाश। ड्रैगनवेल ने निंग की दिव्य इंद्रिय को भांप लिया। तुरंत उसने दिव्य इंद्रिय से कहा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अगर तुम न होते तो मैं इतनी आसानी से आदिमानव कैसे बन पाता। हा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं उन सभी इंसानों का सफाया कर दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ काम करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जाहिर है तुम सब भी मर जाओगे। हा। स्वूश। ड्रैगनवेल ने तुरंत अपनी पलकें झपकाने की तकनीक का इस्तेमाल करके एक बार फिर पहाड़ के अंदर प्रवेश किया। वह जल्द ही भूमिगत नदी के पास पहुंच गया और फिर आगे बढ़ा। ठीक इसी समय डोंग वन और रेडबर्ड उस संरचना के बाहर थे और देख रहे थे कि कैसे सिधर रिडलीफ उस संरचना के भीतर से उसे हराने की कोशिश कर रहा था। इस संरचना के भीतर मौजूद वांशियांक सिधर निश्चित रूप से मर चुका है। रेडबर्ड की आंखें उत्सुकता से भर गईं। ठीक है, डोंग वन भी उत्सुक था। डोंग वन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस टुकड़ी में वो दो लोग थे जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर था, जी निंग और म्यू नॉर्टसन। और इसी वक्त एक ड्रैगनवेल किंग सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सबसे खास बात ये थी कि आसपास का इलाका स्पेसलॉक सीलिंग संरचना से पूरी तरह सील कर दिया गया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था।